इन्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? देखिए इसमें क्या है हमें क्या स्टडी करना पड़ता है इसको समझने के। इन्वायरमेंट में क्या स्टडी करना होगा, तो इससे पहले आप देखेंगे, अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसके एलिमेंट्स देखिएगा। टू टाइप्स की, बायोटिक एलिमेंट्स, सब कुछ आपको चैप्टर मिलेगा, है ना। एंड नोट कर लीजिएगा, बायोटिक एलिमेंट्स एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। आप देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है आपकी बुक में जो है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक डेफिनेशन इसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट अभी जो है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है। और इन्वायरमेंट क्या है, जनरली आप देखा होगा, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है ना। ये तो जनरल सी बात है, बट टेक्निकली आपको मतलब जानना होगा क्या है सराउंडिंग में। आप बायोटिक एलिमेंट्स होंगे एंड एबायोटिक होंगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसका स्टडी जब हम करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका इन्वायरमेंट की स्टडी कहलाती है ना। इन्वायरमेंट में यही सब आता है, ये बुक में आपका अभी यही सब दे रखा है। ठीक है। अब फंक्शन क्या है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट क्यों पढ़ेंगे। ठीक है। अब जरा देखेंगे इन्वायरमेंट से आपको क्या बेनिफिट होता है या क्या फंक्शंस है बेसिकली। तो नंबर वन हम देखेंगे, सप्लाई ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी। फूड चेन एंड फूड वेब, क्या डिफरेंस है दोनों में, बेसिक डिफरेंस दोनों में। देखिए इसको आप समझिए, अभी आप क्यों जानेंगे, है ना। सपोज करो कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें, एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन हो गया, यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। और इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा, ट्री या प्लांट्स करेंगे। अब इसको कंज्यूम कौन करेगा, है ना। और गाय की अगर बात करें, टाइगर या कुछ और भी हो जाएगा इस तरीके से। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो
इन सिंगल डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिवर्स तो होगा नहीं, है ना। अब आप देखेंगे, सपोज करो कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक फूड चेन दिखाई देता है, इसमें मान लिया कि ये अल्फा ग्रास है, सिर्फ अल्फा ग्रास ही होती है एक एरिया में, तो यहाँ पर सिर्फ काव ही है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर क्या, सिर्फ काव और कुछ नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे टाइगर हैं। अब आप देखिएगा लिमिटेड, आप देखेंगे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी ना, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। ग्रास का सिर्फ एक ही टाइप है, अल्फा ग्रास है। अगर इस ग्रास में कोई फंगस लग जाता है, कोई डिजीज आ जाती है, तो पूरा ग्रासलैंड आपका खाली हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या काव सरवाइव कर पाएगी? ये भी नहीं रहेगी फिर। और जब काव ही नहीं रहेगी तो टाइगर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं रहेगा। मतलब क्या है, यहाँ का जो इकोलॉजी है पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा फूड चैन। अगर बहुत सारी चैन एक साथ हैं, मान लिया यहाँ पर अल्फा ग्रास है, बीटा है, गामा है, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कई सारे ट्री और से हैं। तो यहाँ पर मान लिया अगर जब कई सारी चैन एक साथ में सरवाइव कर रही होती हैं, तो वो आपस में मिलकर के फूड वेब बना देती हैं। और जहां पर फूड के बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, वो जनरली फूड वेब कहलाती है। मान लिया अगर अल्फा ग्रास है, ये खत्म हो जाती है, तो इसकी जगह पर आप क्या देखेंगे, बीटा ग्रास आपको मिल जाएगा। तो काव क्या करेगा, वो बीटा को कंज्यूम कर लेगा, बीटा अगर नहीं है तो कुछ और रहेगा, इस तरीके से। तो जहां पर कई सारी फूड चेन होती हैं, वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, फूड वेब। और लाइफ सबसे ज्यादा सिक्योर कहाँ पर होती है, जहां पर फूड वेब होता है। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे, मतलब राजस्थान की अगर बात करें, जैसलमेर की तरफ, वहां पर आपको लिमिटेड फूड चेन्स मिलेंगी। लेकिन जब आप वेस्टर्न घाट में जाएंगे या अपना ईस्टर्न हिमालय में जाएंगे, वहां पर कई सारी फूड चेन एक साथ मिलेंगी, और वहां पर क्या हो जाएगा, फूड वेब। जहां पर भी फूड वेब मिलेगा, वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। भाई डाइवर्सिटी मतलब क्या है, जहाँ बहुत सारी स्पीसीज सेम टाइम पर सर्वाइव कर रही होती है ना, वही तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। और जहाँ बहुत सारी मतलब स्पीसीज रहेंगी, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, फूड वेब बनेगा। तो डाइवर्सिटी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, फूड चेन या फिर फूड वेब? याद रखेंगे, फूड वेब हो जाएगा। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जहाँ का हेल्दी होता है, वहां पर फूड चेन नहीं, आपको बहुत मतलब फूड वेब मिलेगा। बहुत सारी फूड चेन एक साथ यहाँ पर सर्वाइव कर रही होती हैं। और इंडिया में देखेंगे, इसी चैप्टर में बताया गया कि अभी हमारे पास क्या है ना। एक रिपोर्ट का डिस्कशन इसी यूनिट में रहेगा, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट। इसमें डेटा दे रखा है, इस बुक में होगा, पुराना वाला होगा, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट, है ना। तो इसमें ही बताया जाएगा कि फॉरेस्ट एक्चुअली में क्या है। अच्छा, फॉरेस्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे बताएंगे कि फॉरेस्ट क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फॉरेस्ट, कैसे जज करेंगे ये एरिया फॉरेस्ट में आएगा? सिर्फ ट्री देख लेंगे या डेंसिटी ऑफ ट्री देखेंगे, क्या करेंगे? फॉरेस्ट की डेफिनेशन में क्या आता है, टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे फॉरेस्ट क्या है? ना, ये तो किसी बायोडाइवर्सिटी आपको किसी वाटर बॉडी के आसपास मिल सकती है, किसी लेक के पास भी मिल जाएगी, है ना। फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? कभी पढ़ा होगा तभी बता पाएंगे, तुक्का तो लगेगा नहीं, तो कोशिश करना बेकार, है ना। देखिए, दो टर्म है। नंबर वन एरिया, क्लियर। एंड दूसरा टर्म होता है कैनोपी। कैनोपी जानते हैं, शैडो मान लीजिए, है ना। तो सपोज करो कि अगर ये ट्री कवर है कुछ एरिया में, और जो भी एरिया रहेगा, इस 100% एरिया में मिनिमम कैनोपी 10% अगर है, तब हम बोलेंगे इसको फॉरेस्ट, वरना फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि कैनोपी शुड बी 10%। फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है कि कैनोपी शुड बी 10% ऑफ टोटल एरिया। क्लियर है? कैनोपी मतलब शैडो मान लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया की बात करें, एरिया कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 हेक्टेयर। ठीक है, लिख लीजिएगा दोनों कंडीशंस। एरिया शुड बी 1 हेक्टेयर एंड कैनोपी शुड बी मिनिमम 10% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, सपोज करो अगर आपने अपने घर के पीछे या ऐसा कुछ कोई स्पेस है, उसमें आपने कुछ ट्री वगैरह लगा रखे हैं, तो क्या फॉरेस्ट हो जाएगा?
कैनोपी हो सकता है मे भी ज्यादा हो, 90% कर लीजिए, लेकिन एरिया कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर। दोनों कंडीशन जब अप्लाई होंगी तभी वो एरिया क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए जहां पर इन्वायरमेंट का हम लोग केयर इतना क्यों कर रहे हैं, इतना बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, कि कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट जरूरी, G20 का समिट होने वाला है, उसमें भी यही सब बता रहे हैं। तो क्या क्या बेनिफिट, नंबर 1 आपको सप्लाई ऑफ फूड मिलता है, बायोडाइवर्सिटी, और ये अर्थ पर जो बैलेंस है ना उसको क्रिएट करता है। गांधी जी से एक बार बोल, मतलब किसी ने पूछा था कि आप इतना क्यों बात करते हैं इन्वायरमेंट की, और एक बकरी को कुछ खाना खिला रहे थे, तो मतलब किसी ने पूछा था, आई थिंक अंग्रेज था या अमेरिकन कोई बंदा था, नाम उसका नहीं याद, आप पढ़ेंगे गांधी के बारे में पढ़ेंगे, मिल जाएगा स्टेटमेंट। तो गांधी ने बोला एक्चुअली में, उन्होंने बोला कि आप इनको क्यों बचा रहे हो, पानी बचाने की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को बचा के चलिए, कम यूज करिए, ये क्यों कर रहे हैं आप। तो गांधी ने बोला था हम इनको नहीं बचा रहे, हम इनके थ्रू अपने आप को बचा रहे, क्योंकि इन लोगों से बैलेंस रहेगा अर्थ सरफेस। और एक लाइन बड़ी पॉपुलर सी है गांधी की कि नेचर के पास वो सब कुछ है जिससे आपकी नीड फुलफिल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपकी ग्रीड फुलफिल हो पाए। ये शायद आपने पढ़ा भी हो इस तरीके से, है ना। तो कंजर्वेशन नेचर का करना हमें गांधी ने सिखाया, है ना। तो गांधी हर जगह काम आएंगे, पेपर 1 से लेकर के 4th पेपर तक हर जगह गांधी नजर आएंगे आप, है ना। तो ढंग से पढ़िए, इनसे बच नहीं पाओगे, है ना। तो गांधी जी ने बताया था कि ना अगर हम डाइवर्सिटी मेंटेन रखेंगे, नेचर को मेंटेन रखेंगे, तो ये अर्थ सरफेस पर बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, और इकोनॉमी में क्यों पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में ये क्यों ऐड किया गया, दोनों का नेचर बहुत अलग है। इकोनॉमी क्या बोलता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका मैक्सिमम यूज करिए, तभी आप रिच बन पाएंगे, वरना गरीब रहेंगे। एनवायरमेंट क्या बोलता है कि कायदे से यूज करिए, वरना सब खत्म हो जाएगा, आप रह नहीं पाएंगे, है ना। दोनों एंटी हैं, लेकिन अभी दोनों एक साथ मिलकर के आपको हर जगह दिखाई देगा, है ना। इस यूनिट में लास्ट में क्या सस्टेनेबल लिखा हुआ है, मतलब हमें डेवलपमेंट कैसा करना है जो सस्टेन कर पाए, और उसके लिए आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट समझना होगा। ठीक है, अगला बेनिफिट क्या है वो लिखिएगा। बहुत सारे रिसोर्सेज इनका सप्लाई होता है, उसमें नंबर 1 है एनर्जी। एनर्जी के 2 टाइप्स, दोनों टाइप का एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा। और फ्यूचर की बात करें तो किस टाइप की एनर्जी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, एक तो यह है कि पॉल्यूशन फ्री है, और जब तक अर्थ रहेगी, सन रहेगा, तब तक ये एनर्जी आपको मिलती रहेगी, है ना। सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए अलग बात है, हालांकि सन की भी अपनी एज है, सन की भी एज है ना अपनी, है ना। हाँ वो अलग बात है। और सन की जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी के पीछे कौन सी केमिकल रिएक्शन, फिजन या फ्यूजन, फिजन या फ्यूजन, फ्यूजन है ना, फ्यूजन है, कैसे होती, हाँ यही है ना। मतलब इनपुट इसमें चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा ये इनपुट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कभी न कभी तो होना है। टाइम से, टाइम के फ्रेम से बाहर कुछ भी नहीं, है ना। ईच एंड एवरीथिंग कहाँ मिलेगी आपको, टाइम फ्रेम में मिलेगी। तो जैसे खत्म हो जाएगा, सन खत्म हो जाएगा, तब अलग बात है, लेकिन जब तक ये सब कुछ है तब तक ये आपको मिलता रहे, लेकिन ये लिमिटेड है, कोल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम भी लिख लीजिएगा, कोल के साथ पेट्रोलियम प्लीज, पेट्रोलियम ठीक है, लिमिटेड है ना। और यहाँ से क्या प्रॉब्लम रहेगा वो देखिएगा आप, एयर पोल्यूशन आपको मिलेगा, डिस्कस करेंगे इस यूनिट में जितना दे रखा है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, आपके एनवायरमेंट से। अच्छा, कोल की क्वालिटी, कोल की जो क्वालिटी है वो कैसे डिफाइन होती है, कि अच्छा कोयला है, खराब है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्लियर है ना।
जिस कोल में परसेंटेज ऑफ कार्बन रिच होगा उसकी क्वालिटी अच्छी, और इंडिया में जिस टाइप का कोल मिलता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत पुअर है। चाइना में तो और ज्यादा खराब है ना। जब आप पुअर क्वालिटी का कोल अगर आप यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होने वाला। ठीक है ना, ये इंडिया के साथ क्राइसिस है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का कोल हम इंपोर्ट करते हैं। एंथ्रेसाइट नाम सुना होगा, अच्छी क्वालिटी का कोल, नाम क्या है उसका, एंथ्रेसाइट नाम है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन नियर बाई 80% या मोर देन 80%। ठीक है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एनर्जी आप देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। और जब भी आपके पास टाइम हो होमवर्क कर लीजिएगा। सोलर एनर्जी के लिए जो मेन इंस्टीट्यूट है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा। होमवर्क लिखिएगा, ISA। और ये कब, मतलब इसका आइडिया कब आया था, ये COP की मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन्वायरमेंट से लेकर के होता है ना हर साल। और ये फ्रांस में, पेरिस, 2015 की बात है। यहीं पर आइडिया निकला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और फ्रांस की हेल्प से फ्रांस और इंडिया ने दोनों ने मिलकर के ISA का कॉन्सेप्ट दिया कि हम सब लोग मिलकर के मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी करेंगे। ठीक है, इसलिए मोदी जी को एक अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ अर्थ, शायद आपको याद हो, इसीलिए मिला था। वरना आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क क्या है आपका, ISA। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक बार देख जरूर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे अभी हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि नेचर के बीच में बैलेंस नहीं। इसीलिए बात की जा रही है कि सब कुछ हम लोग सस्टेनेबल तरीके से करें। बैलेंस कैसे खत्म हुआ, बैलेंस नेचर में नहीं रहा। जैसे मान लिया अगर नदियों की बात करें, इटली में एक रिवर है पो रिवर है, मेन रिवर है इटली की, उसको इटली की गंगा कहते हैं, गंगा ऑफ इटली। और 60% ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इटली में होता है पो से। ठीक है, और पो में पानी खत्म हो गया, 22 अगस्त के आसपास है, पो में पानी क्या हो गया, खत्म हो गया। आप बताइए, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हुआ होगा इटली में, नहीं। ठीक है, दूसरा केस इंडिया से, चेन्नई नाम सुना होगा। पहला ऐसा सिटी है इंडिया का जहां ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस मतलब हो गया है, ग्राउंड वाटर क्या हो गया, जीरो। इंडिया का पहला ऐसा सिटी जहां पर ग्राउंड वाटर क्या है, जीरो, चेन्नई। ये डेटा लिख लीजिए, काम आएगा। फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया हैविंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्या हो गया, जीरो, नील, खत्म, कुछ नहीं है। ये मतलब आप देखिए अभी नहीं संभले। और जब भी ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस की बात की जाती है, अगर पूरे वर्ल्ड के आप ऐसे कंट्री देखिए जहां पर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस होने वाला है, उसमें इंडिया का रैंक 8th है। पूरी दुनिया में जहां सबसे पहले पीने का पानी खत्म होगा, उनमें इंडिया का रैंक क्या है, 8th है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ऐसी नदियां होने के बावजूद आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस में रैंक 8 है आपका। तो संभलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता है, इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हो जाता है। नेचर ने कुछ लिमिट दी ना आपको कि भाई आज आप क्या काम करें कि लिमिटेड आइटम्स का यूज करिए, रिप्रोडक्शन फिर से नेचर करेगा। अगर मान लिया सपोज करो एयर, अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करें, इसको जरा समझिए मैकेनिज्म क्या है और दिक्कत क्या है इंडिया और चाइना में। एयर पोल्यूशन को समझना है तो इससे पहले आप देखेंगे, आप किसी ट्री या प्लांट की बात करते हैं, इसको भूल जाइए, एयर पोल्यूशन भूलिए, पहले अभी जनरल प्रोसेस देखिएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ट्री और प्लांट्स क्या काम करेंगे, जो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसके लिए एज ए इनपुट क्या लगेगा, CO2 और बाकी सनलाइट, बाकी
जाइलम वगैरह वो लेके आए, वो हमें डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर, है ना। अच्छा, आउटपुट में क्या निकलेगा? फूड प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है ना। आपने क्या किया, तेजी से जो है पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया, पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली में इन्वायरमेंट के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन। आपने तेजी से क्या किया, पेड़ को काट दिया, इंडस्ट्री लगाना चालू कर दिया, तो आप देखिएगा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से राइज करेगा। और आपने क्या किया, पेड़ तो रखे ही मतलब नहीं, आपने जितना फॉरेस्ट कवर है उसको रिमूव कर रहे तेजी से। तो आपके जो भी एटमॉस्फेयर है आपका, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से क्या हो जाएगा, राइज करेगा। और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज करेगा, इट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है। ये आपको बॉक्स मिलेगा पूरा, इसी यूनिट में मिलेगा, एक पूरा बॉक्स होगा ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा उसको समझेंगे अलग से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, जब आप अपने एटमॉस्फेयर की गैसेस की बात करेंगे तो मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, 78%। एंड सेकेंड रैंक पे कौन है, ऑक्सीजन। तो 20.58 के आसपास है, जिसको आप नियर बाय 21% लिख लेते हैं, ठीक है, ये दोनों। इसके अलावा आप बताइए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होना चाहिए? अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो आपको फूड कहाँ से मिलेगा? जो भी खाना आप खाते हैं उसके लिए क्या चाहिए होगा, तो CO2 का होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन कौन रखता है, CO2। CO2 चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, एक्सेस में नहीं चाहिए, मतलब एक्सेस क्या, वो तो बहुत लिमिटेड मात्रा में चाहिए ना। तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपको एक लिमिट में ही बढ़ाना है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है ना, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम ही लोग हैं, गवर्नमेंट नहीं जिम्मेदार है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, राइज करेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्टिकल, इसकी जो एज है एटमॉस्फेयर में, नियर बाई 70 ईयर्स। एक पार्टिकल लगभग एटमॉस्फेयर में 70 ईयर्स तक सरवाइव करता है। और इसका फीचर अगला क्या है, कि ये हीट को होल्ड कर सकता है, बहुत ज्यादा होती। अब यहाँ पर मान लिया CO2 के पार्टिकल्स ये हैं, इनको आपने बहुत तेजी से बढ़ा दिया, और बाकी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स और ये सब हैं। तो ये व्हाइट वाले मान लिया CO2 के पार्टिकल्स ही, जिसको टच करेंगे, जिसके भी मतलब कांटेक्ट में आएंगे, उसको भी क्या कर देंगे, उसका टेम्परेचर राइज कर देंगे। जितना ज्यादा आप इनकी संख्या बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ CO2 के पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे एटमॉस्फेयर में, बाकी पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, बहुत तेजी से हीट हो जाएंगे। मतलब आपके एटमॉस्फेयर का, आपकी अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज करेगा। और यही प्रोसेस आपका ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या मतलब नुकसान होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या परेशानी होंगी? तो डिमेरिट्स क्या क्या है, डिमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स भी है, लिख लीजिएगा पहले, मेरिट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लीजिएगा, बॉक्स में है, पूरा स्टोरी टाइप है, एक बार देख लीजिएगा। मेरिट्स में है कुछ, कुछ पॉजिटिव भी होगा ग्लोबल वार्मिंग से। हाँ, बस ये देखिए क्या पॉजिटिव हम लोगों ने सोचा हुआ है। साइबेरिया में बहुत सारे एरिया ऐसा हो जाएगा जहां पर आप एग्रीकल्चर कर सकते, ठीक है, यही बस पॉजिटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं ना। एग्रीकल्चरल लैंड एरिया आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली साइबेरिया। बाकी सब डिमेरिट्स है, लिखिएगा डिमेरिट्स। नंबर 1, ग्लेशियर मेल्टिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ग्लेशियर मेल्टिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत तेजी से ग्लेशियर खत्म हो रहा है। शायद जब आप लोग 80s या 90s में होंगे, तब आप देखेंगे पानी आपको मिलेगा नहीं,
लाइन में लग के पानी लेना पड़ेगा। कुछ नया नहीं अगर आ गया तब अलग बात है, अदरवाइज आपको ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बहुत बड़े लेवल देखने को मिलेगी। कॉमन मैन कैसे सरवाइव करेगा? और आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, उत्तर प्रदेश में आगरा या मथुरा कभी जाना हुआ किसी? आगरा जाइए, आगरा में पानी ऐसे जो सिंपल वाले हैंडपंप टाइप नहीं होते, उनका पानी ऐसे पी के देखना, नहीं पी पाएंगे। कभी ट्राई किया? करके देखना, नहीं पी पाए। मथुरा में भी यही हालत है ना। जिसके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, वो तो सरवाइव कर जाएगा, जिसके पास नहीं वो क्या करेगा, ये सोचना होगा, है ना। तो सुधर जाइए सब लोग, है ना। अभी से देखेंगे, इसीलिए नीति आयोग क्या बोलता है, एक नया टर्म उसने ऐड किया, इंडिया में किसकी नीड है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब क्या है ये ग्रे वाटर, किसका मैनेजमेंट चाहिए? ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर मतलब डोमेस्टिक यूज के बाद जो पानी निकलता है, वो कौन सा है आपका? ग्रे वाटर। आप नहाएंगे, पानी निकलेगा घर से बाहर, है ना, या बाकी जो भी काम आप करेंगे, है ना, डोमेस्टिक यूज के बाद जो भी पानी जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ग्रे वाटर। इसका रीयूज करिए, मोहल्ले में कोई बिल्डिंग बना रहा है उसको दे दीजिए कि नया पानी मत निकालो, यही आप यूज कर लीजिए। आपको कार धुलनी है, कार के टायर्स धुलने हैं, है ना, तो अच्छा पानी क्यों गंदा करेंगे, गंदे पानी धुल लीजिए। बात समझ आई? तो ये नहीं करेंगे, आगे आप सफर करेंगे, ठीक है। और अगर पानी का इंपॉर्टेंस समझना है तो राजस्थान जाके देखिए। हाँ, वहां पर जो जो भी मतलब बाग लगाया तो ड्रिप इरिगेशन होता है, पैसे वाले लोग करा पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं वो नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे आप, कैसे करो, है ना। अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे, खासकर यूपी बिहार में पानी का इंपॉर्टेंस है ही नहीं, है ना, नल खुला छोड़ दिया, पानी पानी, है ना। ऐसे लोगों को 2 दिन जैसलमेर ले जाओ, वहां पर छोड़ दो, तो समझ आएगा फिर। खैर, तो CO2 की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग के डिमेरिट्स क्या हो जाएंगे? नंबर 1 क्या है? ग्लेशियर मेल्टिंग रेट इंक्रीज होगा। सेकंड देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस, तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ह्यूमन डिजीज, थर्ड पॉइंट, ह्यूमन डिजीज देखने को मिलेंगे आपको, है ना। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, शायद आपने बचपन में कुछ ऐसी स्पीसीज देखी होंगी जो अब नहीं दिख रही हैं। कभी बचपन अगर गांव में रहा हो, है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं देखने को, जो देख रहे हो वही देख रहे हो, है ना। वहां पर आप देखेंगे रात में लोग मतलब या शाम को तितली देखने जाते थे, या बाकी कुछ चीजें थी इस टाइप की, क्या अभी हैं वो सब? बहुत कम है। तितली कहाँ मिलेंगी आपको? हरियाणा में नहीं मिलेंगी, पंजाब में नहीं मिलेंगी, वेस्टर्न यूपी में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल वाली जो एरिया है, वहां पर आपने इतनी ज्यादा कीटनाशक या पॉइजन पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिए हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है। तो इकोलॉजी पूरी आप देखेंगे, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। हाँ, हर चीज क्योंकि तेजी से, है ना। सलीम अली का नाम सुना होगा आपने। देखिए 2-3 नाम है इन्वायरमेंट में सलीम अली के साथ। राजेंद्र सिंह का नाम सुना आपने? राजेंद्र सिंह, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन्होंने सिखाया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया, है ना। और दूसरा सलीम अली की बात करें, पक्षियों की आवाज या उनसे बातचीत करना है, सलीम अली को आता था। अजीब सी बात है ना। सलीम अली का नाम सुना? सलीम अली, अरे आज जाके देखना, पढ़ना, है ना, पेपर 3 में काम आएगा। बहुत बड़ा नाम है ना। और ऐसा कहते हैं ना, सलीम अली आपके सिलेबस में GS पेपर 3 में सलीम अली नाम पढ़ लीजिएगा, है ना। और शाम को जाते थे और पक्षियों को बुला लेते थे, इनके कंधे पे बैठ जाते, कई सारी पिक्स पड़ी होंगी गूगल, देख लीजिएगा। ऐसे हाथ कर दिया, चिड़िया बैठ गई, उनसे बातचीत हो रही, उनकी बात समझती थी। तबीयत खराब है नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो सब बात चलती थी। तो मतलब क्या नेचर से कनेक्शन आप देखिए। अभी हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहा, आज घर पे जाना देखना। और ऊपर राजेंद्र सिंह की बात करें, इन्होंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे करेंगे, और राजस्थान में एग्रीकल्चर करना सिखाया। इन्होंने ही बताया कि गंगापुर जैसी जगह में अब धान हो रहा है, पैडी लोग लगा रहे हैं,
तो काफी चेंज है, ये दोनों नाम आप देख लीजिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से, हाँ बताइए, बता रहे हो? सलीम अली। हाँ सलीम अली, सलीम अली साहब है ना। ये राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद हटा दीजिएगा, राजेंद्र कर दीजिएगा है ना? बहुत सारे नाम इसमें आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे डिमेरिट्स डिमेरिट्स इसके हैं, है ना। एक बार देख लीजिएगा, पूरी स्टोरी टाइप दे रखी है, वो अपना पढ़ लीजिएगा। आगे लिखेंगे, कुछ पॉल्यूशन की बात इस चैप्टर में की गई। हम लोगों ने कुछ पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हमने किया है। नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या है, तो एक एक देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम यहाँ पर क्यों ऐड किया गया, तो ठीक है ना, यही सारा यूज किया। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में केमिकल्स वगैरह रहेंगे, बाहर जो भी वेस्टेज वगैरह निकलेगा वो सब हो जाएगा। सॉइल इरोजन क्या होता है जानते होंगे, और वेदरिंग, है ना। देखिए, अगर मान लिया हम इरोजन की बात करें, और अगर ये कोई रॉक है, कोई चट्टान है, रॉक है, अगर इसके मतलब इसको हम, कोई चट्टान ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, पहला स्टेप क्या होगा, ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, और जो पार्टिकल्स है ना, ये रिलोकेट भी हो जाए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। पहले क्या होगा, पहले स्टेप में ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, और उसके बाद में क्या, इनका फ्लो हो जाए, मतलब रिलोकेट हो जाए, इनका जो प्लेस है चेंज हो जाए। कैसे हो सकता है? इसके दो फैक्टर्स हैं नेचुरल, एक तो, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या, बेंड। दो ही काम है जहां पर फोर्स, क्योंकि इरोजन के लिए क्या चाहिए, ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसके पास क्या हो, फोर्स होना चाहिए। और दो ही चीज नेचुरल फैक्टर्स हैं, इनसे भी मिट्टी क्या हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ सॉइल पुअर हो जाती है ना, और सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे क्या है, वेदरिंग की बात करेंगे, उसमें सिर्फ स्टेप नंबर 1 ही होता है। रॉक क्या, जो भी रॉक बेसिकली ब्रोकन इन फाइन पार्टिकल्स, बस। जैसे ये कोई रॉक है, इसको क्या है, यहीं पर आपने इसको मतलब ब्रेक कर दिया है इन फाइन पार्टिकल्स, बात खत्म, ये हो जाएगा वेदरिंग। वेदरिंग के बहुत सारे प्रोसेस है। तो सॉइल पॉल्यूशन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लाइमेट चेंज, ये आप लिख लीजिएगा, है ना, हर जगह आपको ऐड करना होगा क्लाइमेट चेंज जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो ये सॉइल पॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, इसमें ऐसा माना जाए, मतलब नई वाली एनसीईआरटी जो डेटा अपडेट हुआ उसमें यह है कि 70% जो भी आपके पास पानी है ना, वाटर जो भी है उसका 70% अंडर पॉल्यूशन, किसी न किसी टाइप से वो क्या है, पॉल्यूटेड हो गया। मतलब इंडिया में 70% जो भी वाटर अवेल आप कर पाते हैं वो क्या है, पॉल्यूटेड है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है या जो भी है जिस तरीके से है, तो 30% सिर्फ ऐसा है जिसको आप यूज कर सकते हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए आप देखेंगे जल, एक जल जीवन मिशन नाम सुना होगा आपने, जल जीवन मिशन, उसका टारगेट क्या है कि 24 दिसंबर डेडलाइन है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद पाइपलाइन। जल जीवन मिशन एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका टारगेट क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद पाइपलाइन, पूरी लाइन ये है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद पाइपलाइन। उन्हें पता है ना कि हैंडपंप लगाना ठीक नहीं, क्योंकि 70% पानी कैसा है, पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो गांव के बाहर या कहीं भी जाएंगे, एक मतलब टैंक टाइप बन जाएगा, या शायद बन रहा होगा, देखा होगा आपने, डेवलपमेंट चल रहा तेजी से, है ना। और हर घर में पाइप से सप्लाई किया जाएगा। डेडलाइन क्या है, 24 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं ड्रिंकिंग वाटर,
सप्लाई करना मजबूरी है ना। अगर आप यूपी या एमपी के कॉमन एरिया देखेंगे, बुंदेलखंड, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर का इतना क्राइसिस है। और उसका एक एक उस डाउन टू अर्थ में आर्टिकल आया था, उसमें तीन चार जो लेडीज गई थी पानी लेने, और उनसे 4-5 मीटर दूर पर एनिमल्स कुछ बैठे हुए, छोटा सा मतलब ऐसा स्ट्रीम टाइप बह रही, गंदा सा पानी, 3-4 साड़ियां लगा रखी हैं, उससे पानी फिल्टर करके मटकी में घर लाते होंगे, फिर कैसे पीते होंगे आप बताइए। है ना, ये इंडिया की कंडीशन है अभी की। है ना, तो हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाले हैं, भूल गए कि भाई कंट्री में बहुत कुछ करना है। इसीलिए कुरुक्षेत्र में एक दिन पढ़ा करो, सिलेक्शन के बाद आपको सर्व वहीं करना है जो केसेस कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र में एक दिन, नाम तो सुना ही होगा, पढ़ना भी होगा। रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कुरुक्षेत्र, सारे केसेस आपको उसमें मिलेंगे, एक बार उसको देखिएगा। है ना, वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें, देखो क्यों वाटर पॉल्यूशन के पीछे रीजंस क्या क्या है। एक तो एग्रीकल्चर रहेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये दोनों कॉमन है दोनों में। ग्रीन रेवोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, यहाँ से एयर पोल्यूशन मिलेगा। और आपकी बुक में नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा। इस पर यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आ चुका है। नंबर ऑफ गैसेस कितनी है, सारा कुछ देख लीजिएगा। और PM 2.5 पार्टिकल एंड PM 10, 2 पार्टिकल्स को इसमें कंसिडर किया गया है। और सबसे स्पेशल पॉइंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें कंसिडर नहीं किया गया। कंफ्यूजन हो जाएगा ना, CO2 होगा ही हमें लग रहा, बट इसमें नहीं है। तो आपका होमवर्क ये है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है। ठीक है, यहीं से एक चीज आपको मिलेगी, बायो प्रोडक्ट है ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट। पढ़ा कभी ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट क्या होता है, या ग्रीन हाउस गैस का जो इम्पैक्ट है बेसिकली क्यों डेंजरस है। ग्रीन हाउस क्या होता है जानते हैं? कभी फील किया? अच्छा ठीक है। कभी कार में बैठना, विंडो बंद करना, ग्लास हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, AC ऑफ कर देना। इस समय सही टाइम है टेस्ट करने का। है ना, 10 मिनट से ज्यादा आप रुक नहीं पाएंगे। और शायद दिल्ली में ही मेरे ख्याल से अभी 2 बच्चों की डेथ हो गई, या एक बच्चे की डेथ हो गई। 10-15 दिन में आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। बच्चा खेलते खेलते कार में बैठ गया और बंद कर लिया गेट, निकल नहीं पाया, और AC बंद थी। है ना, तो क्या अंदर टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज करता है, क्यों करता है, उसके पीछे साइंस है ना। और बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, छोटा बच्चा था। तब तक सर आप नहीं रुक पाओगे, 10-15 मिनट से ज्यादा आप नहीं रुक पाएंगे उसमें। है ना, क्यों ऐसा रीजन होता है, देखिए ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बेसिकली क्या है। सपोज करो इस तरीके से हमने कवर कर दिया कुछ, और हीट वेव्स अंदर तो आ जाते हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाते, तो पूरा ये हीट चेम्बर क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है ना। अब आप देखिए ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कैसे काम करता है। देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है,
और बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं, एग्जाम्पल CO2 और H2O, मतलब वाटर वेपर, है ना। ये सब क्या बहुत सारी निकलती रहती तेजी से, इन्होंने एक लेयर टाइप में डेवलप कर ली इस तरीके से। और इनके जो आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे सनलाइट आएगी ना अपने साथ हीट लेकर के आएगी। और अगर आप देखेंगे सनलाइट बेसिकली क्या होती है, सनलाइट की अगर हम बात करेंगे, ये वेव के जैसे होता है, और वेव का मेजरमेंट किया जाता है वेव लेंथ से, जिसको लैम्डा बोलते हैं, बातें यहीं रह जाती हैं। तो हीट लगातार आएगी, आना तो स्टार्ट रखेगी, लेयर कैसे बनती है, इसमें मेन फैक्टर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, मतलब वाटर वेपर्स। अगर हम बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड या H2O वाटर वेपर लगातार बढ़ाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी और भी गैसेज हैं, है ना, तो हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज करेगा। तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट भी आपको कम करना होगा। ठीक है, आगे आप जानेंगे इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। इंडिया में पहला स्टेट है पंजाब, जिसने ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे आपने गोभी लगा दिया, पालक लगा दिया, इस तरीके से तो जो ग्रो करती ना फसलें बहुत तेजी से कर जाती है। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग करने वाला पहला स्टेट कौन सा है आपका, पंजाब। यूपी में आगरा, आगरा के पास किया होगा, रजिस्टर्ड है जो आगरा के पास है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर तेजी से राइज करेगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है, कम कर। इसलिए आप देखेंगे हर जगह टारगेट क्या है, जीरो एमिशन। कार्बन का एमिशन क्या करना है आपको, जीरो करना है, धीरे धीरे। टारगेट हमारा यही है ना। ठीक। बट ठीक है, टारगेट से कौन मानता है, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या फंड कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेके आइए तो आपको सब्सिडी मिलेगी ना। बाइक वगैरह आना स्टार्ट हो गई, है ना, TVS की बाइक शायद लॉन्च हो गई, है ना। तो आप लेके आए, उसमें कुछ पैसा मिलेगा, आई थिंक 1.5 लाख के आसपास है। अब इतना महंगा कर देंगे, मैक्सिमम आप देखिए सिस्टम क्या है गवर्नमेंट का, उनके अपने रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड हैं। जो लोग रिच हैं उन्हें समझ आता है कि घर में एक या दो बच्चे, पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है, जो गरीब है पॉवर्टी में है, और उनको बोला जा रहा है आप ऐसी बाइक्स लीजिए जो पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, EV बाइक्स लीजिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। प्राइस क्या है, 1.5 लाख, 50,000 सब्सिडी मिलेगी। अरे 1 लाख कहाँ से लाएगा वो आदमी, अब जरा सोचिए, 50,000 दे दिया ना, 1 लाख कैसे अरेंज करेगा। इसलिए आप देखिए उन बाइक्स का क्या है, अच्छा जिनके पास पैसा है वो क्यों लेंगे, उन्हें पिकअप चाहिए। पिकअप तो है नहीं उसमें, बैटरी वाले व्हीकल में कहाँ पिकअप रहेगा, बस वो आपको घर तक पहुंचा देगा। हाँ पिकअप वाले, नहीं फिर भी डिफरेंस तो रहेगा ना। अब कल को रॉयल इनफील्ड आ जाए। हम्म, इलेक्ट्रिक नहीं, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक ट्रेन अलग चीज है। इसमें क्या है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है, वहां पे लगातार रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। समझ में डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या आपने स्टोर कर लिया, और वो एनर्जी तेजी से कम हो रहा है, इसीलिए पिकअप नहीं बनता, है ना। और आपको चलाना है रॉयल इनफील्ड, भाई जो रिच पर्सन है वो क्या लेगा, इनफील्ड लेगा ना भाई। अब आप सोचिए बैटरी से इनफील्ड चल रही, तो बैटरी खत्म हो जाएगी 4 किलोमीटर में, है ना। या आप थार ले आइए, जो रिच पर्सन वो क्या लेंगे, थार लेके आएंगे, आजकल ट्रेंड में यही है ना, थार होनी चाहिए। अब थार बैटरी से चल रही है, आप सोचिए, मोहल्ले वाले पैदल आगे निकल जाएंगे, आप पीछे आ रहे हो, है ना।
तो ये थोड़ा सा, हाँ, आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिफॉर्म होगा, है ना। लेकिन अभी बहुत सारी छोटी छोटी कार निकाली गई, आप देखा करें, है ना, कई सारी कंपनियां हैं पंजाब में, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है। छोटी सी कार, दो लोग बैठेंगे और पीछे दो बच्चे बैठा सकते हो, और आप दौड़िए आराम से 70 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन लोगों को पता है कि वो कार वो क्यों लें, 2.5 लाख क्यों खर्च करें, है ना, बात समझ आएगी। तो ये प्रॉब्लम है, बट हाँ आगे हमें लगता है कि आपको विद इन 5 ईयर्स ऐसी कोई पॉलिसी मिलेगी जरूर। ठीक है, जैसे फेम इंडिया, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। फेम इंडिया एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अगला एक टॉपिक इसमें है, ओजोन लेयर के बारे में दे रखा है। ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जरा देख लीजिएगा प्लीज, ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, क्या आपका अर्थ सरफेस, और एक फिक्स हाइट पर ओजोन लेयर आपको मिलता है, ओजोन, O3। O3 कैसे बनेगा, O2 + O और O3। ठीक, O2 + O सिंगल O, इसको पिग ऑक्सीजन बोलते हैं। इससे क्या बन जाएगा, O3, और O3 ब्रेक भी हो जाता है नेचुरली O2 + O में। ये नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ऑक्सीजन एंड सनलाइट दोनों का एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना जरूरी है। जहां पर दोनों एक बैलेंस मूड में नहीं होंगे, वहां पर O3 का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जरा देखिएगा, सपोज करो अर्थ सरफेस के जस्ट पास में, यहां पर O3 नहीं बनेगा। रीजन क्या है, यहां पर ऑक्सीजन तो बहुत सारी है, लेकिन सनलाइट उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ये प्लेस खराब हो जाएगा। ऊपर आएंगे, यहाँ पर सनलाइट तो बहुत है, लेकिन O2 की जो क्वांटिटी है वो नहीं है। तो एक ऐसी जगह आपको मिलेगी जहां पर दोनों क्या रहेंगे, बैलेंस मूड में रहेंगे। इसीलिए यहीं पर, इसी डिस्टेंस पर जो है, फॉर्मेशन ऑफ O3 होता है। क्लियर है। O3 क्यों पढ़ना है, जानना क्यों है, सनलाइट के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज, ये बहुत डेंजरस होती है। आपके यूनिट में सिर्फ यूवी नाम लिखा हुआ है, हालांकि इसके टाइप होते हैं, UV-A। हाँ, नहीं, हम लोग बेटा सिलेबस में पढ़ते हैं C, ABC, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट चूंकि इसमें है नहीं, इसलिए नहीं पढ़े। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ये बहुत डेंजरस होती है। अगर O3 ना हो, O3 क्या मतलब, यहां पर कोई लोग बोलते हैं O3 की लेयर है, लेयर वेयर कुछ नहीं, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पार्टिकल्स O3 के यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए लगता है कि लेयर बन गई। बस इतनी सी बात। अब आप देखेंगे, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर O3 कम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर होल हो गया है। ओजोन होल की बात, आप लोग, होल नहीं होता है, डिप्लेशन होता है, डिके होता है बेसिकली, है ना, डिके ऑफ ओजोन लेयर। तो सपोज करो एक ऐसी जगह जहां पर ओजोन पार्टिकल्स बहुत तेजी से डिके कर गए, तो यहाँ पर यूवी रेज को हम रोक नहीं पाएंगे, वो तेजी से अर्थ सरफेस पर आ जाएंगे। अब क्या मतलब, नुकसान क्या है, इनसे क्या लॉस होने वाला। नंबर 1, अगर आपकी स्किन पर पड़ेगा तो स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन बर्न जैसे इशू हो जाएंगे। और अभी आप देखेंगे 2014 से कम हुआ है, इससे पहले जब आप बाहर निकलते थे तो सन क्रीम वगैरह लगाते होंगे। बहुत सारे लोग देखें बाहर निकलेंगे, खासकर क्या है, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर आप टहल रहे हो कहीं, तो आपको सन क्रीम लगानी पड़ेगी, वरना स्किन आपकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मतलब ब्लैक होने लगी। ना देखा होगा, लोग ब्लैक होते भी, है ना, कलर हो जाता है ना। तो अब आप देखेंगे, हालांकि ये मतलब फीमेल लोग जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अपना सन क्रीम वगैरह लगा के चलते हैं, है ना। लड़कों के सब अंदाजा होता नहीं, ऐसे टहल रहा है पूरे दिन, है ना, 1 महीने बाद कलर चेंज हो गया, घर वाले नहीं पहचान रहे, है ना। हाँ, ये सब हो सकता है। क्रिकेट में लोग खेलते थे पहले, वो कुछ लगा के अपना फेस पे तो लगाते होंगे, है ना, अभी नहीं चल रहा।
इसका मतलब लगाना थोड़ी छोड़ दिया है, लगाते होंगे, कुछ नई टेक्निक आ गई होगी, हमें दिख नहीं रहा। और आप देखिएगा एक दो डिजीज और बढ़ी। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, एक तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, इसका नुकसान क्या, लिख लीजिएगा चाहे तो, डिमेरिट्स क्या है। ह्यूमन डिजीज टू टाइप की रहेंगी। नंबर वन, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर बहुत अजीब सा होता है, फंगस हो जाता है स्किन पर। और फिर वो मतलब सबसे डेंजरस जो डिजीज है वो स्किन की होती है। आप हर चीज को ऑपरेट कर सकते हो, स्किन को ऑपरेट करना मुश्किल है ना। तो स्किन कैंसर मतलब क्या, पस निकल आता है, दाने बन जाते, कभी खत्म नहीं होते, इस तरीके से होता है। ठीक है। और स्किन का होना जरूरी है। स्वेटिंग कैसे होगी, स्किन से होगी। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, स्वेटिंग से होता है। स्वेटिंग रुक जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अर्थ। ठीक है। तो स्किन सबसे सीरियस है, इसका ऑपरेशन भी नहीं होता है ना। और हम लोग उसको हल्के में लेते हैं। सबसे ज्यादा केयर किसका करना चाहिए, स्किन का करना चाहिए, कवर है ना। अब स्किन का ऑपरेशन तो नहीं हो सकता ना। स्किन इतनी सेंसिटिव है कि अगर बॉडी में लगानी पड़ जाए तो आपकी ही बॉडी की होगी। और जरूरी नहीं यहाँ की स्किन यहाँ पे नहीं लगेगी, मूड खराब उसका नहीं लगेगी। आप देखो डॉक्टर के बार चेक करते जहाँ सर्जरी वगैरह होती है इस टाइप की एक्सीडेंटल केसेस में, तो आप देखिए बहुत सीरियस मामला होता है। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते हैं, स्किन कैंसर को क्रिएट कर देते हैं। बच के रहना चाहिए, बहुत ज्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। अगर धूप में आप हैं तो पानी लगातार पिए, स्वेटिंग बंद ना हो, उससे इम्पैक्ट उसका कम पड़ता है। और आंखों में एक डिजीज हो जाती है ना, दिखना थोड़ा सा, रोशनी कम हो जाएगी, मोतियाबिंद टाइप सुना होगा, ये सब तमाम डिजीज होती है आंखों में। और आई साइड वीक होगी तेजी से, जहां पर अल्ट्रावायलेट रेज आपकी रहेंगी। ठीक है। कई लोग, एक दो बुक्स है उसमें लिखा हुआ हेयर फॉल बढ़ जाता है, अब पता नहीं क्या ट्रूथ है। मैंने बहुत ज्यादा बुक्स, मैंने एक ही बुक में पढ़ा है ना, इराक वर्चा की एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, उसमें लिखा हुआ कि हेयर फॉल बढ़ जाता है। शायद वो स्किन से कनेक्ट किया होगा, है ना, बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं मिला मुझे। हाँ हाँ होगा, वरना हेयर फॉल एक ही जगह बढ़ा है तो आप उसको भी लिख सकते हो, है ना। और वैसे दिखाई तो देता है कि हेयर फॉल बढ़ा है ना। हाँ, खैर वो लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है, यूवी रेज में टेम्परेचर को होल्ड करना की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती। बाय नेचर ये क्या होती, गर्म होती, वार्म होती, तो ग्लेशियर को मेल्ट करती, ग्लेशियर मेल्टिंग को बढ़ा देती, रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग, है ना। ये आप देखेंगे। तो इसको अर्थ पर आने से रोकना है। हालांकि ये बहुत सारी ऐसी है ना जो बेनिफिशियल भी हैं। खैर, अब करेंगे क्या, क्या करना है कि जो डिप्लेशन है, जो डिके है ना, इसको रोकना है। तो कैसे, CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, सबसे ज्यादा डेंजरस यही है, किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो इसका यूज आपको कम करना है, इसको बैन कर देना है। इन्वायरमेंट में देखेंगे धीरे धीरे इसको बैन किया जा रहा है। ठीक है। और CFC, इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ CFC क्या है, जितने भी कूलिंग एजेंट है, आप एसी में बैठे हुए, CFC है। बॉडी स्प्रे लगा के टहल लो, नहाया नहीं, बॉडी स्प्रे में क्या होता है, CFC। और देखिएगा सर्दी आते समय CFC बढ़ जाएगी, नहाना बंद कर दिया, बाहर जाना है, बॉडी स्प्रे यूज कर दिया। ठीक है। जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, CFC मिलेगा। फोमिंग एजेंट लिख लीजिए, कूलिंग एजेंट, सोर्स ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर वन, कूलिंग एजेंट, कुछ भी हो, है ना, वो सब हो जाएगा। फोमिंग एजेंट, है ना। बॉडी स्प्रे, है ना, ये सब इसमें पड़ता है ना। अच्छा, आजकल शेविंग में जो क्रीम हम लोग यूज करते हैं ना, फोम वाली आती है, जेलेट वाली, देखा होगा, है ना। तो स्टेटस दिखाने के लिए वही ले आते हैं। ऐसे क्या, सब फोम बन के तैयार किया अंदर, मतलब, है ना, आपको बार बार ब्रश नहीं करना है, ऐसे में लगाया और रिमूव करना चालू, तो उसमें भी क्या रहेगा, CFC होगा। तो प्लीज ऐसा ना, कुछ ना करें, है ना। तो हाँ, डेली नहाए ठीक है, लेकिन CFC थोड़ा सा कंज्यूम कम करिए, है ना। आप देखिए ना, AC क्या है, फिलोसफी समझिए। हम लोग खुद को यहाँ ठंडा रखने के लिए बाहर गर्म कर रहे हैं। अभी कहाँ जाना है बाहर निकल के हम लोग, रोड पे जाना है, मतलब हालांकि ये पॉसिबल ऐसे नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए लॉन्ग टाइम डैमेज कर रहे हैं हम लोग, है ना, यही तो है। अभी हम लोग यहाँ बैठे अच्छा लग रहा है,
अभी बाहर निकलना होगा, फिर क्या बोले बहुत ज्यादा गर्मी है ना, नालायक लोग एसी चला देते हैं, और अभी अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, है ना। ट्रेन में जाएंगे वहां पर एसी, हर जगह एसी, कार में एसी, अभी किचन में एसी नहीं है। 2-3 साल में हमें लगता है ये फैसिलिटी भी मतलब हो जाएगी, किचन में एसी नहीं है ना। मतलब डेंजरस क्यों है? क्योंकि नेचुरल जो क्वालिटी है ना, हर चीज की वो डैमेज हो रही है, अकेले तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप देखेंगे इन सब के लिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसमें रोल नहीं होता, किसका होगा? मैक्सिमम सीएफसी का होता है। हालांकि बहुत सारे और भी एलिमेंट, बुक में सिर्फ सीएफसी दे रखा है, आपकी बुक में एचएफसी देखेंगे, बाकी और भी एजेंट बहुत सारे, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे, दो मूवमेंट टाइप चलाए गए थे, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है एक बॉक्स में, चिपको और एपिको। लिख लीजिएगा, चिपको मूवमेंट, नाम सुना होगा आपने, चिपको एंड एपिको। चिपको एक्चुअली में जब स्टार्ट हुआ था तब यूपी था, और अभी ये उत्तराखंड। एपिको इन कर्नाटक, ये कहां पर है? इन कर्नाटका। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? चिपको आंदोलन की अगर बात करेंगे तो पहले आया था चिपको, और चिपको की ही कॉपी है एपिको। चिपको आंदोलन की बात करेंगे, उस समय जो पीएम थे ना, इंदिरा जी थी, इंदिरा गांधी, और इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया। पॉलिसी बना दी गई कि अब कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। चिपको आंदोलन की बात करेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट, अभी का जो डिस्ट्रिक्ट है उनका चमोली, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चमोली इन उत्तराखंड। चमोली बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फ्लावर्स वैली वही है। फ्लावर्स वैली कहाँ पर है? फ्लावर्स वैली नाम सुना होगा आपने, उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट चमोली। तो चमोली में एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी जैसे लाइफ जी रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा। नाम क्या उनका? सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने स्टार्ट किया चिपको मूवमेंट। तो बेसिकली चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। ना ना, चिपको ना, मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो सुंदरलाल बहुगुणा बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया, इनकी हेल्प की है दो लोगों ने। चंडी प्रसाद भट्ट, इस मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? सुंदरलाल ने लीड किया, और सपोर्ट किसने किया? चंडी प्रसाद भट्ट, और एक लेडी थी गौरा देवी, नाम लिखिए सबके। चंडी प्रसाद भट्ट, फीमेल की जो ब्रांच रही या जो विंग रही, फीमेल विंग, उसको लीड किया है गौरा देवी ने। ये तीनों नाम है ना। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पेड़ की कटाई अगर होगी तो हम चिपक जाएंगे पेड़ से, है ना, और पहले मुझे काटिए फिर पेड़ काटिए। समझ आए बात नहीं? इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि लोगों ने पेड़ काटना बंद कर दिया। नॉर्थ इंडिया में हुआ और सक्सेसफुल रहा। तो इसका कॉपी किया गया इन कर्नाटक, नाम क्या रखा गया उसका? एपिको, एपिको मूवमेंट। ये हेगड़े थे, मिस्टर हेगड़े, पूरा नाम अभी नहीं याद आ रहा, टाइटल इसमें बॉक्स मिल जाए, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बात समझ आई? चिपको का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्री कटिंग वगैरह, जो ट्री कवर को लोग तेजी से रिमूव कर रहे थे, और इंदिरा जी ने सुना, पॉलिसी बना दी थी, ठीक है। उसके बाद आप अभी भी इंडिया में ग्रीन, कोई भी अगर हरा पेड़ है ना, ग्रीन है, उसकी लाइफ अगर है तो आप काट नहीं सकते। और इसीलिए क्या, देखिए मोदी जी ने क्या किया, पहली बार जब पीएम बने थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो ग्रीन कवर को बढ़ाना है ना, क्योंकि हमारे जो भी एरिया है टोटल इंडिया का, उसका 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये बैलेंसिंग जो परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का, कितना है? 33%, ये होना चाहिए। और है नहीं, हमारे पास 24.64 के आसपास है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम बैम्बू का प्लांटेशन बढ़ाते हैं। किसका बढ़ाएंगे? बैम्बू का। लेकिन बैम्बू पेड़ है, ट्री है, किसान को कैसे मोटिवेट करोगे? किसान वही काम करेगा, वो सोचता है, एफडी कराएगा तो पूछेगा पहले कि सर जरूरत पड़े टूट जाएगी नहीं, पैसा मिल जाए, क्योंकि किसान की इनकम कहाँ से आएगी? इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती ना। तो मोदी जी ये बात समझते थे, उन्होंने क्या बोला कि बैम्बू ऐसे फार्मर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे काटा नहीं, अगर आप हरा पेड़ काटेंगे पुलिस वाले आ जाएंगे, फिर 2-400 लेके ही जाएंगे, तो गरीब आदमी बेचारा। हाँ, ये है यूपी बिहार में, आप कहीं भी गाँव में जाएंगे यही कल्चर है। आप मना नहीं कर, कितना ही पढ़ लीजिए, गाँव में जाएंगे तो उनका अपना सिस्टम है ना।
तो मोदी जी ने सबसे पहले बैम्बू के लिए बोला कि बैम्बू ये पेड़ नहीं है, ये तो ग्रास है, ग्रीन ग्रास, और ग्रीन गोल्ड नाम दे दिया। तो बैम्बू को ग्रास किसने कन्वर्ट किया? मोदी जी ने 2015 में। बैम्बू को बोला गया ग्रास है, बैम्बू ट्री नहीं, क्या है ये? ग्रास। और इसका नाम हो गया ग्रीन गोल्ड। तो बैम्बू को ग्रीन गोल्ड किसने बोला? प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने बोला अरे ये ग्रास नहीं है, ध्यान से देखिए ये ग्रीन गोल्ड है ना, और लोग तालियां, हाँ सर ग्रीन गोल्ड है। मोदी जी में बात रखने की बहुत अच्छी कला है। और हर आदमी ने अपने खेत में क्या लगा दिया? ग्रीन गोल्ड। और बोला वैसे देखो ग्रीन कवर भी बढ़ा हुआ है, जब भी जरूरत हो कट करके अपना सेल करके पैसे भी आ जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना, किसानों को समझ आ गया। और आप देखेंगे बैम्बू कवर बढ़ा है। एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, टाइम मिले होमवर्क कर लीजिएगा, ऑपरेशन बोल्ड। ठीक, स्टार्टेड इन राजस्थान एंड लद्दाख, दो जगह, राजस्थान में स्टार्ट किया था, उसके बाद लद्दाख। ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड को याद रखना ना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? बैम्बू होता है ना। और आप देखिएगा 15 से पहले जो फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट आती थी, नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर होता था, फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर। और 15 के बाद बैम्बू क्या हो गया? ट्री कवर से बाहर, मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि बैम्बू क्या है? ग्रास, ट्री है ही नहीं। तो आप देखेंगे ट्री कवर बहुत तेजी से कम हुआ है नॉर्थ ईस्ट। सब चीजें वही हैं, बस नाम बदल दिया। ठीक है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट की आप बात करेंगे आगे, है ना, मैंग्रोव का नाम सुना? मैंग्रोव दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली में है मैंग्रोव फॉरेस्ट? नहीं। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में, और कहीं नहीं? एमपी में है? एमपी में नहीं, मोस्टली कोस्टल एरिया। नहीं, और भी कहीं पॉसिबिलिटी होगी, उड़ीसा में नहीं है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना? नहीं। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अलग से होती है, उनको सरवाइव करने के लिए फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर दोनों, मतलब सैलाइन वाटर दोनों चाहिए। जहां पर दोनों मिलेंगे वहीं पर डेवलप होता है। और दोनों कहाँ मिलेंगे? कोस्ट लाइन। ठीक है ना। और कहीं भी नहीं होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। ठीक, याद रखिएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ डेवलप होंगे? जहां सैलाइन वाटर, नमकीन पानी एंड फ्रेश वाटर दोनों मिलेगा वहीं पर। ठीक है, खैर, तो ये स्टोरी थी आपकी ग्रीन गोल्ड की, एक बार देख लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आप देखेंगे इसी यूनिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। क्या है ये सस्टेनेबल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेन करे। सस्टेन मतलब आप भी डेवलपमेंट करें और आपकी जो भी जनरेशन आएगी वो भी डेवलपमेंट कर पाए। जैसे मान लिया, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सस्टेन कैसे होगा एग्रीकल्चर। सपोज करो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी आप कहाँ करते हैं? सॉइल इसके लिए चाहिए। आपने इतने ज्यादा केमिकल्स इसमें भर दिए हैं जाकर के कि कमिंग जनरेशन इससे बेनिफिट गेन ही नहीं कर पाएगी। जब तक वो एग्रीकल्चर करेगी, आप देखेंगे नेचर ऑफ सॉइल क्या हो जाएगी। ये हो सकता है कि बंजर हो जाए, बैरन हो जाए, यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो जाए, नील हो। तो अब कुछ ऐसा करिए ताकि आप भी बेनिफिट उठाइए और कमिंग जनरेशन भी बेनिफिट उठाए। ठीक है ना। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो नंबर वन चेंज कहाँ करेंगे? इन्होंने बताया है कि चेंज होना चाहिए एनर्जी में। एनर्जी, अगर आप रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पर आप एनर्जी चेंज करिए। एनर्जी जैसे क्या कर सकते हैं? नंबर वन, जो गरीब लोग हैं उनको आप फ्री में क्या दीजिए? एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फ्री में। एक पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की, क्या नाम है उस स्कीम का? उज्ज्वला योजना। उसमें फ्री में एलपीजी
डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो अलग बात है, दोबारा रिफिल नहीं हो पाए एक ही बार। कई लोगों ने उसको काट लिया, तो बीच में काट के ना चूल्हा टाइप बना लिया, किसी ने अलमारी बना ली काट के, ऐसे ना लॉक लगा के अपना आराम से रखे हुए, है ना, क्योंकि दोबारा रिफिल तो नहीं कराया, है ना। ये इस पे एफबी वगैरह आप लोग डालते रहते हैं, मोदी जी की स्कीम इस टाइप से कुछ, है ना। अच्छा, मेरे ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं खिंचाई करता रहता हूँ, वो और मुझे टैग करते रहते हैं इस तरीके की चीजों में, है ना। एक आपने शायद वीडियो देखा हो, 2-3 बच्चे हैं उसमें, लिखा रहता है ना, उसमें लिखा हुआ है गीला कूड़ा एंड सूखा, इस तरीके दोनों बच्चे उसमें बैठ गए और झूला टाइप झूल रहे हैं इस तरीके से। मतलब ये सारा खेल इंडिया में तो संभव है ना? देखिए, इसको लोग सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, देखिए राजस्थान में पॉसिबिलिटी है करने की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। हाँ, राजस्थान का आप देखेंगे पीडीएस मॉडल बहुत अच्छा है, अन्नपूर्णा, है ना, ऑन बुक्स है अन्नपूर्णा। हाँ, स्टार्ट कर, पेंशन भी स्टार्ट करती शायद, राजस्थान में मैंने सुना था पेंशन भी स्टार्ट हो गई, ऐसा है क्या? हाँ, ओल्ड पेंशन। हाँ ठीक है, अब मोदी जी भी करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। देखिए क्या है, एक्चुअली हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन कैसी है, वो पुअर है, तो उसको वेलफेयर चाहिए। अगर आप वेलफेयर करेंगे तो फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो हम गरीब रह जाएंगे। अब गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है। अगर आप जब भी आपका टाइम हो ना, तो रेलवे स्टेशन जाना, जो ट्रेन में आगे वाले 2-3 कंपार्टमेंट होते हैं ना जनरल वाले, वहां पर जाइए, स्पेशल ऐसी ट्रेन जो यूपी से बिहार जा रही या बंगाल जा रही है ना, थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की होनी चाहिए, उसमें जाना, आप देखना कैसे लोग बैठे हुए। एक ट्रेन आपको पूरा भारत दर्शन होगा, पहले स्टार्टिंग करिए तो एक ऊपर एक बैठा हुआ है, ऐसे गवर्नमेंट का क्या दोष, मोदी जी की कोई कमी नहीं? उनका तो योगदान है ही नहीं, उनके अपने एक भी बच्चे नहीं, एक ऊपर एक बैठा हुआ। फिर उसके बाद आएंगे स्लीपर, स्लीपर में थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा, भाई ठीक है, सीट है उसमें एक दो ही एक्स्ट्रा रहेंगे वेटिंग वाले बस। उसके बाद थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी, ये इंडिया है। अब आप देख लीजिए आपको कहाँ पर सेट करना है, अगर नहीं मेहनत करेंगे, याद रखना, इसीलिए मेहनत करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। आप कभी भी जाएं और बस स्टैंड जाइएगा, बस ऊपर तक भरी हुई, लोग बोलते हैं बस पीछे खड़ा हो जाऊंगा, बस जगह दे दीजिए। इतने लोग हैं, क्या करें, आप किसे गाली देंगे, गवर्नमेंट को? नहीं। यूपी में जाइए, इतनी जनसंख्या, योगी जी का क्या योगदान है, कुछ नहीं। अब आप बोलोगे सरकार की कमी है, आप एम्स जाइए, एम्स में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, जाइए कभी, 4 महीने के बाद आपको आएंगे, तब तक आप हो सकता। तो इसमें किसका, आप बताइए किसका रोल है? यूपी बिहार या कहीं आप जाए, लोग मानने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट बता रहे भाई बच्चे दो ही अच्छे, तो लोग बोलते हैं हाँ बात सही, दो ही अच्छे बाकी नालायक, है ना। लेकिन 7-7 8-8 बच्चे करने की क्या जरूरत? जब भी आप पढ़ते पढ़ते कभी आपको लगे तो 2-4 जगह जाना जरूर, रेलवे स्टेशन घूम के आना, अंदाजा लगेगा समस्या क्या है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है कंट्री। और जब भी आपको लग जाए कि हम कुछ हो गए, तो यहाँ पर एक निगम बोध घाट है, जहाँ पर हजारों लोग डेली दुनिया को अलविदा कह के जाते हैं, तो आप बैलेंस रहेंगे, है ना। हाँ जरूरी है, कोविड के बाद ये भी। खैर, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी में नंबर 1 क्या लिखा आपने, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा गोबर गैस प्लांट, पूरा ऐसे लिखेंगे गोबर गैस प्लांट, रूरल इंडिया में गोबर गैस प्लांट, ये स्कीम थी, ठीक है। अब गोबर गैस प्लांट से क्या होगा, गोबर गैस प्लांट से बेनिफिट क्या रहेगा, देखिएगा आपको एनर्जी मिलेगी। ये पुरानी स्कीम है, अब आपको गांव में नहीं दिखती होगी, लेकिन इस बुक में है, या हो सकता मे भी आपको किसी गांव में दिखे भी। एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से क्या कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं और लाइट, दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्लांट से आपको क्या मिलने वाला है, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजर कौन सा बना सकते हैं आप, ऑर्गेनिक, इट मीन्स की ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी ये प्रमोट करेगा, ठीक है। ये तो स्पेशली रूरल इकोनॉमी के लिए था दोनों। उसके बाद अर्बन इकोनॉमी की बात करेंगे।
अर्बन इकोनॉमी में देखेंगे क्या चेंज आप कर सकते हैं। एलपीजी यहाँ पर भी रहेगा, गोबर गैस तो प्लांट की तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पर, है ना। उसके बाद सीएनजी, है ना, सीएनजी गैस देखा होगा आपने, सीएनजी का भी योगदान है, काफी रोल है। उसके बाद सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब आप यूज करिए। ठीक है, सोलर है, सीएनजी है, ये सब ऐसे। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में, देखिए इसका कॉन्सेप्ट कब आया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 1974। ये पूरे बॉक्स में आपका होगा एक मतलब पूरी स्टोरी टाइप, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो इनका मेन फोकस तो है आपका वाटर पॉल्यूशन पर है, बहुत सारा, है ना, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर स्कीम एक आई थी, और मोदी जी ने खुद बोला था मन की बात में कि जैसे कूड़ा वगैरह आप जो मैनेज करेंगे तो दो बकेट टाइप लेके आइए, डस्टबिन लेके आइए, कुछ भी करिए, ये घर में कुछ रखा हो बाल्टी टाइप वो रख दीजिए, एक में गीला एक में सूखा, है ना। आप बताइए इंडिया में ऐसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे जहां पर कूड़ा निशाना लगा के फेंका जाता हो, घर के बाहर ऐसे घुमा दिए जहां गिरे देखा जाएगा, देखा होगा ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ देखिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा नहीं कि वो पॉलिसी लेके आए बाकायदे, आपकी गली में जो गाड़ी आती होगी ना उसमें लिखा रहता है कि गीला इधर सूखा इधर, ध्यान देते हैं आप। सब कुछ एक मरा और ऐसे डाल दिए, बात करते करते फोन पे डाल दिए, वो गाड़ी निकल के नीचे पड़ा। आप देखिए सुबह नज़ारे, आप देखिए गली में कभी, है ना, कभी आप जाइए, है ना, हो सकता है आपके ऊपर भी गिरा देंगे, है ना, ये कंडीशन है। और घर में देखिए गीले का मतलब क्या है, जो खाना आपने बचा मतलब बच गया, है ना, या फ्रूट्स में कुछ भी रह गया वो आप डालेंगे, उसको हम क्या करेंगे ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ कर सकते हैं। बाकी जैसे मान लीजिए ग्लास का कुछ टूट गया, वो उसमें मत मिलाओ, गाय वाय को आप दें किसी को देंगे उसमें मिल जाएगा, है ना। एक ड्राई होता है उसको अलग तरीके से प्रोसेसिंग उसकी की जाती है। आप दिल्ली के आसपास जाएंगे, आपको अरावली नई वाली मिल जाएगी, कूड़े से बने हुए माउंटेन, देखा होगा गाजीपुर में मिलेगा, इधर आप करनाल पे निकल जाए हाईवे पे यहाँ पर मिलेगा। आप सोचिए ये क्या, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और उसमें कई सारी मशीनें लगातार काम करती रहती है ना, ये हमारा मैनेजमेंट है। इसमें हम आप सभी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं कि मैं ही मतलब मुझसे भी चीजें मैनेज नहीं होती, सिस्टम ही ऐसा है। अभी मैं जाऊंगा घर पे कुछ लेते हुए जाऊंगा, कई सारी पॉलिथीन घर में हो जाएंगी, कहाँ लेके जाऊंगा मैं, फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमें सबको ही एक बार देखना होगा, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं कंजर्व करेंगे तो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी आपने इस टाइप के माउंटेन देखे नहीं, कूड़े से बने हुए पर्वत, और अभी लोग क्या कर रहे हैं उसको मॉडर्न कर रहे हैं, ग्रास वगैरह नीचे लगा रहे हैं बढ़िया से, है ना। गाजीपुर के आसपास मैंने देखा, है ना, वहां पर बड़ा सुंदर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बच्चे यहाँ पिकनिक बनाने जाएं, है ना, उन्हें बताया जाए, झूठ लोग बोलेंगे ये अरावली है ना, है ना, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर गैसेस बनती रहती हैं, जो भी आपने वेस्टेज डाला है ना डिकम्पोज हो रहा, केमिकल रिएक्शन चल रही। और 2016 या 17 में एक मतलब आई थिंक डैडी के साथ बच्ची जा रही थी उनकी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की थी आई थिंक, एग्जाम देके, और स्कूटी उसके पास पहुंची, इधर आपका मेयर विहार की तरफ की बात है, गाजीपुर वहीं पर। वहां पर इतना भयंकर तरीके से विस्फोट टाइप हुआ कि वो दोनों वहीं एक्सपायर हो, है ना, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है कुछ पता थोड़ी आप, है ना। बट आप कहाँ जाओगे, पॉलिथीन आप लेके जाओगे डेली, घर से आप खाली हाथ जाए, कितने लोग ऐसे जो थैला लेके जाते हैं शॉपिंग करने, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम। ठीक है, तो ये सब आप अपने मोहल्ले में लोगों को सुनाएंगे, लोग मानेंगे नहीं, उसके लिए खुद आपको वैसे गांधी बनना पड़ेगा, है ना। बट हाँ इसकी जरूरत है। खैर आगे देखेंगे, इंडिया एंड, देखो भारत की बात करें कि इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, हेडिंग चलेगा इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री। हाँ नेक्स्ट मिनट इसी में है, लास्ट है ये।
और इसमें बहुत सारी चीजें, पहले आप देखेंगे सार्क, नाम सुना आपने सार्क का? बिम्स्टेक, G20, ब्रिक्स, इन सब का नाम आपको मिलेगा इसी यूनिट पे। तो सार्क के बारे में देखिएगा, कितने मेंबर्स हैं सार्क में, अभी देख लेते हैं एक्चुअली में ये ग्रुप क्यों बना है, अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ग्रुप क्यों बनाते हैं, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है तभी ग्रुप बनता है ना। अगर आप लोग स्टडी करने बैठे तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। तो सार्क के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस इसमें बेसिक नाम है, बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है। तो सार्क की बात करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन है ना, रीजनल कॉर्पोरेशन। तो मतलब साउथ में सार्क में कौन कौन है? अच्छा, सार्क एक मछली भी है, सार्क मछली है, मछली होती, काट लेगी पेन बहुत होगा, और पेन होगा तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, है ना। मान लिया शार्क मछली ने आपको काट लिया, तो फिर आपको पेन तो होना तय है, और फिर आप कहाँ जाएंगे, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, और ये कौन हो जाएगा, सार्क में मालदीव है, याद रखिएगा, म्यांमार नहीं है, मालदीव है, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। नाम लिख लीजिएगा प्लीज, नंबर ऑफ मेंबर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, तो कितने होगा, 8 होगा ना। हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। और दूसरा बिम्स्टेक देखिए कौन है, इनके नाम तो आपके यूनिट में होंगे ही नहीं, ऐसे नाम लेके आगे बढ़ गए, है ना। ठीक है, देखिए बिम्स्टेक की अगर बात करेंगे तो नाम देखिएगा, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कितने हो गए, 5। और दो आप और ऐड कर लीजिएगा, म्यांमार एंड, देखो ये स्टार्टिंग में इतने थे आपके मेंबर्स, इसके बाद 2 मेंबर्स और ऐड हुए बेटा, ठीक है। दो कौन से, थाईलैंड एंड म्यांमार, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो आप देखिएगा, ये जो ग्रुप है ना, ये है साउथ एशिया में, किसमें आएगा, इन साउथ एशिया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। तो आप जरा देखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया में लिख लीजिएगा, साउथ ईस्ट एशिया। तो बिम्स्टेक क्या है, बेसिकली ब्रिज है बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। दो मेंबर्स कहाँ के हैं, थाईलैंड एंड म्यांमार। अब क्वेश्चन बन सकते हैं पीटी में बहुत अच्छे, जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो तो कैसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन क्या पॉसिबल है यहाँ पर, कि कॉमन मेंबर्स बिटवीन बिम्स्टेक एंड सार्क, यूपीएससी पीटी में आ जाएगा, तो वहां सर्च करते रहिएगा फिर, है ना। आ सकता है कॉमन मेंबर बिटवीन सार्क एंड बिम्स्टेक, क्योंकि ये दोनों बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, पड़ोसी है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो कर लेंगे ना, ठीक, लिखे हुए आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है इसी में, बताइए, नाम बताइए क्या क्या होगा, समझते हैं। लैंडलॉक क्या होता है, जिसके पास कोई कोस्ट लाइन ना हो, क्लियर है।
कौन कौन है देखिए सार्क में? अफगानिस्तान, नेपाल है, देखिए बेटा भूटान मेंबर है सार्क में, भूटान है देखिए, सार्क में लिखा है, भूटान का नाम लिखा है, भूटान लिखा है सार्क में। बांग्लादेश बताया होगा। अच्छा एक एक, अच्छा एक मिनट चेक कर लेता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, चेक कर लेते हैं एक मिनट। क्या यहाँ से नहीं बेटा बांग्लादेश, अच्छा MBBS, हाँ हाँ ठीक है ठीक, भूटान है ना, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक, बाय मिस्टेक होगा, ठीक गुड। आगे बताइए और क्या होगा? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। बिमस्टेक में कौन होगा? कर लेंगे, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला लिखिएगा ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स में लेटेस्ट मेंबर कौन है? साउथ अफ्रीका, बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। और जब भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, तो आप देखिएगा NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। इसका आइडिया 2014 में प्रॉपर फाइनल हुआ था, जब इंडिया में ही सबमिट हो रहा था, और फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो मिस्टर KV कामत इंडिया से हैं। और KV कामत बेसिकली किस बैंक से थे एसोसिएटेड? HDFC बैंक। उसके बाद G20, तो वो सारे मेंबर्स रटना मुश्किल हो जाएगा है ना, पर ठीक है। G20 पर आप जब भी संडे वनडे को टाइम मिले प्लीज डिटेल में काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब ग्रुप्स के बारे में नाम दे रखा है आपकी इस यूनिट में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चाइना से, ठीक है, चीन के बारे में कुछ दे रखा है, उसके बारे में देखेंगे। असल में क्या करना है आपको, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनमें बात करनी है, ये सब बेसिक नाम दे रखा है बस, ठीक है। और आपको देखना है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, हमारे यहाँ डेवलपमेंट कैसे किया इकोनॉमी में, बेसिकली हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किए, कैसे ग्रोथ हो पाया। तो इंडिया और पाकिस्तान, चाइना, तीनों को देखना है। पाकिस्तान पता नहीं क्यों इसमें रखा हुआ है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना, वो सिर्फ खुश रहती, हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी रैंक हमसे अच्छी, बेटर, है ना। ये देखा होगा ना, पाकिस्तान लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना। हाँ हाँ, ये हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हैप्पीनेस के जो फैक्टर्स है ना, वो सारे के सारे वहाँ पर मैच करते हैं, है ना। इसमें इंडेक्स जब देखेंगे ना, दो इंडेक्स है, हैप्पीनेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें वो हमसे पीछे, लेकिन हैप्पीनेस में खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, है ना। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के जो पैरामीटर्स है ना, वो आसानी से मिल जाते हैं जनरली। तो खैर चाइना की बात करेंगे, तो चाइना में आप देखेंगे माओ के आने से पहले, इसका जरा बेसिक हमें ग्रोथ समझना है। आपने नाम सुना होगा माओ का, माओ जिदाओ, है ना। हाँ, माओ जिदाओ बड़ा नाम है इनका। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा लोग इनको फॉलो करते थे, अब करते नहीं, है ना। और आप एक काम करिएगा, एक कार्यक्रम आता था, एक प्रोग्राम था टीवी पर, प्रधानमंत्री जी करके, शायद शेखर सुमन का, या प्रधानमंत्री कार्यक्रम एक आता था, उसमें जाना, है ना। दो टाइप के ऐसे कार्यक्रम है गवर्नमेंट के हैं, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नाम सुना है, यूट्यूब पर मिलेगा, वही देखना ओरिजिनल वाला डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
नए वाले में पता नहीं क्या क्या कहानी डाल दी उन्होंने, है ना। उसमें वही सब कुछ है जो लिखा गया। जब भी आपको टाइम मिले तो डेली एपिसोड एक देखा करें। उसमें स्टार्टिंग है जब से आर्य एंटर करते हैं, है ना, वहां से लेकर के सब कुछ गांधी तक दे रखा है सब कुछ। तो इन डिटेल सब कुछ, जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है चोल ना समझ आए, भाई साउथ इंडिया की हिस्ट्री नहीं समझ आई कई बार, तो वहाँ सब कुछ कायदे से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। और दूसरा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री है ना, शेखर सुमन मेरे ख्याल नहीं, सॉरी, शेखर कपूर का है। शेखर कपूर है ना, इसके वो सेविंग रखते हैं इस तरीके से ना वो। हाँ, शेखर शेखर ही है। उन्होंने क्या है उसमें बताया गया मतलब माओ का इम्पैक्ट क्या था इंडिया में, कैसे वेस्ट बंगाल में, केरल में लोग इनको फॉलो करने लगे। उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट को बड़ा परेशान किया। माओ अलग टाइप की अप्रोच रखते थे, ठीक है। हाँ, माओवादी नाम सुना होगा, है ना। तो एक्चुअली माओ क्या थे, उनकी विचारधारा क्या थी, वो क्या कहते थे, उनका मतलब ये था। माओ देखो, बात मैसेज तो ठीक लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं उन पर सबका कंट्रोल होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन जो ढंग था, जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो मैसेज जिस तरीके से पास करते थे, वो एग्रेशन पास करते थे। उनको बोला जाता था कि आप गरीब इसलिए हो क्योंकि ये अमीर हो गया, इसको खत्म कर दो और इसके बाद जो है वो ले लो। ये बात ठीक नहीं, है ना। इंडिया में ये चीजें नहीं, हालांकि चाइना में आप देखेंगे अलग तरीके से चीजें डेवलप हुई। और एक नाम उन्होंने यूज किया था, जो गरीब लोग थे ना उनको। हमारे यहाँ एक राइटर हैं, है ना, जेएनयू में प्रोफेसर थे, मिस्टर पंत, शायद आपने सुना, उनके आर्टिकल आते रहते, है ना। तो उन्होंने बोला सर्वहारा, उनके आर्टिकल में आता है सर्वहारा, मतलब जो सब कुछ हार गया है वो है मजदूर। चाइना में कॉन्सेप्ट था, है ना, उसको डिकोड हम लोगों ने किया है यहाँ पर, जो एक प्रॉपर उनकी स्पीच आई थिंक थी या मैसेज मैंने पढ़ा होगा। तो पंत साहब ये बोलते हैं सर्वहारा, जेएनयू के प्रोफेसर हैं तो कहने का एग्रेशन भी अलग ही होगा। सर्वहारा मतलब ऐसा जो सब हार गया, वो है मजदूर। और जीता कौन है? जो रिच सोसाइटी है, जो अमीर लोग हैं। तो उनसे रिसोर्सेज अपने वापस लीजिए। ये सारा किसने स्टार्ट किया? चाइना में हुआ। अगर आप देखेंगे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, है ना। सोशलिज्म मतलब क्या था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भूखा ना सोए, बेसिक नीड सबकी फुलफिल होनी चाहिए। ये कौन बोलता है? सोशलिज्म। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया हो, नोट कराया होगा, है ना। अब इसी को वो अलग लेवल पे लेके गए, यहीं से उठाया। कम्युनिस्ट कौन है? सोशलिज्म से ही बने। उन्होंने क्या बोला, नहीं, अब ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ कॉमन मैन का होना चाहिए। इसी को और लेवल पे चलेगा लेकर, ना रॉन्ग डायरेक्शन लेके चलेगा, है ना। देखिए गवर्नमेंट क्या होती है, आप देखिए अगर हर आदमी मालिक हो जाएगा, आप सोचिए सब मालिक हैं, तो कौन किस पर कंट्रोल करेगा? ना एक सिस्टम तो होना चाहिए ना। अगर माना जाए कि हम लोग सारे प्रधानमंत्री, तो कौन पीएम जिम्मेदार रहेगा? और आप देखिएगा कि ऐसी फैमिली आपको मिलेगी, आपके दोस्त अगर देखेंगे, किसी का घर ऐसा होगा जिसमें हर आदमी मालिक, मम्मी भी मालिक है, डैडी भी है, भाई भी बड़ा मालिक है, वो घर ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये रियलिटी है। और जहाँ एक ही मालिक रहेगा, वहां पर आपको ग्रोथ एंड बाकी सब कुछ क्या डिसिप्लिन में मिलेगा। और हमारे यहाँ इसीलिए हमारा सिस्टम क्या है, ऐसा है जहां पर एक बंदा है जिसको आप बोल सकते हो। चाइना में तो आर्टिकल 19 ये है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे तो बस आप आखिरी बार बोल पाएंगे। पोस्ट कोविड, आपने उनका नाम क्या, अली बाबा के ऑनर क्या नाम है उनका? जैकमा। जैकमा बोले थे कि गवर्नमेंट कुछ और बेटर कर सकती है, इस टाइप कुछ बोल दिया। उसके बाद 2 ढाई महीने तक जैकमा गायब। जब बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2 ढाई महीने क्या हुआ होगा आप बताइए, ये लाइन को चेंज करने में। आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हो, मोदी जी को गाली लिख दीजिए, कोई भी हो, मतलब जो पीएम है, आप गाली पत्र भेज दीजिए, एड्रेस मत डालिएगा, है ना। हाँ, वहां पे तो आप चाइना बोल के दिखाइए। जिंगजियांग रीजन इनका है ना, इधर वाला, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे, तो उन्होंने चाइना में बोला कि हमें मस्जिद चाहिए नमाज के लिए, या कुछ मतलब बेसिक फैसिलिटीज। 92 या इसी के आसपास कुछ हुआ था, 95 ऐसा कुछ होगा, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
तो गवर्नमेंट बोला ठीक है आप लोग आइए एक साथ बोलिए। सब आ गए ग्राउंड में, और उनकी जो पुलिस फोर्स थी सबने बेंत बहुत कायदे से चलाया। उसके बाद डिमांड खत्म हो गई, दोबारा वहां कोई डिमांड नहीं। और इतना परेशान चाइना ने किया हुआ है, एक रिपोर्ट आती थी, अगर आपको पता हो, अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम सुना आपने? इसमें क्या होता था, किस कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस या स्टार्टअप को स्टार्ट करना जहां जितना इजी होता है उसकी रैंकिंग होती। चाइना हमेशा ऐसे डेटा देता था जो टोटली फेक, रैंक उसके ऊपर हो जाती। जब कोई काम स्टार्ट करने जाएगा, अच्छा ये इंडेक्स कौन तैयार करता था? वर्ल्ड बैंक। मान लिया इसने बोल दिया कि नहीं रैंक 2 चाइना है, और हमने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट करने चले गए, वहां फंस गए। वर्ल्ड बैंक को गाली देंगे नहीं, कहाँ फंसा दिया आपने, तो इसको रैंक 2 बोला था। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला चाइना को सुधर जाओ, सही डेटा दीजिए। चाइना माना नहीं। तो 19 वाला लास्ट इंडेक्स था वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक बोला अब नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स अब नहीं जारी होता, बात खत्म हो गई। 19 खत्म कर दिया वर्ल्ड बैंक। आप सोचिए चाइना किस लेवल पे। और हम लोग बोलते हैं कि चाइना में सब कुछ अच्छा, चलो चाइना चलते हैं, इंडिया में कुछ नहीं। जाके देखिए, फिर खबर आएगी, है ना। मतलब वहां कुछ नहीं बोल सकते आप, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ देखिए, कैसे स्टार्ट किया गया, डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो नेचुरल रिसोर्स है, चाइना की बात करें, इसी बुक में जितना दे रखा उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मान लिया एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो अब एग्रीकल्चर या तो क्या होगा, पहले छोटे छोटे किसान एक साथ करने की इनको राइट नहीं था कि आपको इतना मान लिया लैंड एरिया मिल गया आप अपना एग्रीकल्चर करिए, आपको राइट नहीं। सब कुछ स्टेट कराएगा, राज्य कराएगा, राइट ही नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको राइट मिलना स्टार्ट हुआ कि आप कुछ भी कर सकते। राइट मतलब ये होता है, देखिए जब सोशलिज्म की बात करेंगे ना, तो उस पर क्या होता है कि प्रोडक्शन, किसी भी देश में प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिज्म क्या बोलता है कि ये सब ऐसे करिए ताकि वेलफेयर होता रहे, बस ज्यादा कुछ नहीं। चाइना में तीनों पर कंट्रोल है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही हो। ठीक है ना, ये आप देखिए इतना डिफरेंस है चाइना। और उसके बाद माओ आ जाते हैं। माओ अभी नहीं, माओ बाद में आती, 65 के बाद। जब माओ आएंगे वो अलग लेवल पे कहानी लेके जाएंगे। और वो बंदा इस तरीके से बात करता था माओ, कि हर आदमी उनकी बात को सही मानता था, कि हमारे गॉड हैं। राष्ट्रपति हुए थे चाइना के, पता होगा ना, प्रेसिडेंट रह चुके, राष्ट्रपति बने। एक बार माओ के बारे में पढ़ना। चाइना की पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने मतलब पलट दिया। गरीब आदमी देखिए, वोट कौन डालने जाता है, इंडिया की बात करिए, वोट कौन डालेगा? आप नहीं जाओगे। आपको अगर छुट्टी मिल गई ना तो आपका वीकेंड हो जाएगा, आप रिवीजन करोगे। अगर आप मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में है तो आप क्या करोगे, हरिद्वार में घूमने चले जाओगे, ऋषिकेश शिमला चले जाओगे। जो गरीब आदमी उसे पता है कि आज वोटिंग है, दोनों टाइम का खाना फ्री है ना, और खाने के बाद बाकी व्यवस्था भी, तो वो वोट डालने जरूर जाएगा। और उनको पता नहीं कहाँ वोट डालें कहाँ ना डालें। गवर्नमेंट देखिए, गाली हम देते हैं, गवर्नमेंट चुनता कौन है, बनाता कौन है, वही लोग। और उनको मोबिलाइज कैसे करते हैं नेता लोग, देखिए तुम गरीब क्यों, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की सारी चीजें कौन ले गया, अमीर। एक बार आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। यही सारा चलता। माओ इस बात को बहुत अलग लेवल पे बोलते थे। सर्वहारा जैसे नाम दिया, डिकोड किया गया इंडिया में, है ना। तो एक बार माओ के बारे में पढ़िएगा। जब इनकी इकोनॉमी की बात करें, मतलब कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल। और हमारे यहाँ क्या है, हम लोग बहुत लिबरल टाइप। आप देखिएगा, गवर्नमेंट को गाली देने का राइट आपके पास है, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत, मन की बात में लिख दीजिए। हाँ कर सकते हैं ना। चाइना में जाइए, करके दिखाइए, आखिरी दिन होगा आपका, है ना। नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया में भी ये राइट आपको नहीं है। सुना होगा ना उसको, वो सन की टाइप आदमी, और चाइना का दोस्त है। चाइना जो ट्रेड करता है किसके साथ करता है, मतलब नॉर्थ कोरिया ट्रेड जो करता है सिर्फ और सिर्फ चाइना। तो दोस्ती है ना तभी ना, उतना सन की टाइप बंदा है। एक बार शायद उनका आर्मी का कोई जनरल टाइप था, और कुछ वो टेस्ट कर रहे थे, फायर वगैरह कुछ ऐसा मिसाइल टेस्ट चल रहा था, आई थिंक ऐसा कुछ है। वो सो गया है लेट, या आंख लग गई, वैसे भी आंखें छोटी होती, नहीं दिखी होगी, और उसी को मतलब जो है खत्म करा दिया। बताइए क्या तरीका है। हाँ हाँ, सब फूफा जी। हाँ हाँ, ये मैंने पढ़ा था, पता नहीं सच्चाई है नहीं है, बट फूफा लिखा हुआ था, बीबीसी में आया था।
अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, तो डिफरेंस है सरकारों में, तो ये इन्होंने बताया है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर मैप घर पर काम कर पाए, देखिए एनसीईआरटी को आप ऐसे मत पढ़िए कि आपको स्कूल में एग्जाम देना है, आपको समझना है। एग्जामिनेशन एनसीईआरटी आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ताकि आपकी बेसिक समझ डेवलप हो जाए, है ना। थोड़ा सा होमवर्क क्या करेंगे, चाइना का मैप देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको मेन मेन सिटी पता चल जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया पता चलेगा। थोड़ा सा ये काम भी करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। टाइम लगेगा बट आपका बेस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। चाइना ने एक काम किया है ना, इन्होंने बोला था कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा आपको भी लगेगा, है ना, सॉरी, ये लिखा होगा आपकी बुक में, ये थ्योरी बहुत अच्छी, दोनों पैरों पर चलेंगे, है ना। ये थ्योरी उनकी डेवलपमेंट की, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हर जगह। क्या मतलब है इसका, वो देखिएगा, जैसे लिखिएगा, इसकी थ्योरी क्या थी आपका, चाइना शुड वॉक ऑन टू लेग, ये थ्योरी है। इसमें क्या करेंगे आप देखिएगा, नंबर वन, जैसे अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा और स्मॉल स्केल का भी। अगर आप रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे, अर्बन का भी करेंगे, ठीक है ना। ये थ्योरी बहुत शानदार है। हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री दोनों लिख लीजिएगा, तीसरा लिखिएगा हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री, किसी भी टाइप का रहेगा, दोनों का एक साथ डेवलपमेंट होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको मिलेगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड थ्योरी के नाम से, इसी बुक में होगा। तो चाइना ने डेवलपमेंट कुछ ऐसे किया है ना। उसके बाद माओ का नाम होगा, वो एक बार देख लीजिएगा। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान में क्या है, तबाही के अलावा कुछ है? अच्छा, इसमें इंडेक्स भी है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें ना बहुत सारे टेबल दे रखी। तो इंडेक्स देखिए क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें कंपेयर किया गया है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में। तो ये जो रैंकिंग है ना, जब आप पढ़िएगा, जब आपको पीटी देना हो, नए वाला रैंकिंग पता लगा, पुराना डेटा मतलब माइंड में रह गया है ना, तो ये प्लीज तभी देंगे, मतलब नोट करेंगे जब आपको पीटी देना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने काफी फोकस किया है इस पर, बहुत सारी टेबल होंगी, एग्रीकल्चर में कहाँ कैसा काम हो रहा है, इस तरीके से वो थोड़ा देख लीजिएगा। पाकिस्तान के बारे में आप देखें, नेचर ऑफ इकोनॉमी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमी क्या है। अब पाकिस्तान देखें क्या देखने वाला है, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी उनकी भी ज्यादा है, तो लिख लीजिएगा डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। और यहाँ पर भी जो कि हमारे भाई हैं, पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये सुन के अच्छा लग रहा, इन्होंने कुछ तो किया, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे रिफॉर्म भी किया था, एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म भी हुए थे यहाँ पर, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक। अच्छा, कंपैरिजन कैसे, आपकी टेबल कैसे मिलेंगी, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, घर पे देख लीजिएगा। एक तो टेबल जीडीपी की होगी, सभी कंट्री जीडीपी का टेबल होगा, एग्रीकल्चर होगा, लेबर का होगा, फिर इसके बाद एक्सपोर्ट कौन कितना करता है। तो ये सब डेटा है, डेटा मत पढ़िएगा, जब आपको पीटी देना हो तभी डेटा पढ़िएगा, वरना वो माइंड में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर लिखना हो तो मैं बता देता हूँ कैसा करिएगा। हेडिंग डालिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ब्रैकेट में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना,
एक हेडिंग डालिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ब्रैकेट में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? हाँ। तो इसमें आप लिखिएगा इंडिया का रैंक, पता होगा आपको कितना है? हाँ बस एक मिनट, पाकिस्तान का नया वाला देख लेता हूँ। हाँ लिखिएगा, इंडिया का रैंक लिखिए 132। इंडिया का रैंक लिखिएगा 132। पाकिस्तान 161, 161। पाकिस्तान 161। चाइना 79। ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, टोटल कंट्रीज का जो सर्वे हुआ है वो है 191। ये नया वाला है, ठीक है। 191 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 132। ये बहुत पुअर रैंकिंग है, ठीक है। एंड पाकिस्तान की 161, चाइना 79। जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, HDI, तो एक्चुअली में इसके तीन पैरामीटर्स देखा जाता है। नंबर वन एजुकेशन, दूसरा हेल्थ की बात होगी, एंड पर कैपिटा इनकम। तो जब आप हेल्थ की बात करेंगे इसमें देखा जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक आप जी सकते हो, ये देखा जाएगा। किसी बच्चे का जन्म जब होगा बर्थ के टाइम पर, तो आप देखिए अगर इंडिया में आप हैं तो कितने ईयर्स तक आप जी सकते हैं। अभी अगर आप देखें एवरेज हमारे यहाँ कितना है, वो 67 पॉइंट समथिंग है ना। कोविड के बाद कम हो गया, नहीं कोविड के बाद कम हुआ है। इस सर्वे 67 पॉइंट समथिंग है। तो ये एक बार अपडेट कर लेना जब भी आपको एग्जाम देना हो। मतलब इंडिया का जो भी बच्चा जो बर्थ जिसका होता है वो इंडिया में लगभग 67.8 ईयर्स तक सरवाइव कर जाएगा। फीमेल 2 साल तक, मतलब 2 ईयर्स ज्यादा होता है ना। आई थिंक 7 ईयर्स तक। महिलाओं की लाइफ इंडिया में क्या है, ज्यादा है। टेंशन मैनेजमेंट उनका अच्छा होता है। 2 ईयर्स के आसपास थोड़ा डिफरेंस है इंडिया में, है ना। कोविड में कम हो गया। हमारे यहाँ जो जनरल लाइफ थी वो 69 पॉइंट समथिंग थी 2019 में, है ना। कोविड के बाद कम हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए, ये तो ये देखेंगे। उसके बाद एजुकेशन में क्या देखेंगे कि स्टूडेंट नंबर ऑफ ईयर्स कितने गया है बच्चा इन स्कूल, और पर कैपिटा इनकम में डिसेंट इनकम की बात यहाँ पर की जाती है। और एजुकेशन में देखेंगे लिटरेसी रेट हम लोग चेक करते हैं। तो इंडिया में जो लिटरेसी रेट, इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों में लगभग कॉमन है। वो क्या है? जिसका भी लिटरेसी रेट चेक किया जाएगा उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 7 ईयर्स। याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा 6 ईयर का है, उसे सब कुछ आता है, गवर्नमेंट की नज़र में वो कुछ नहीं जानता है। सर्वे में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जिसका एज मिनिमम 7 ईयर्स होगी। और हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन देखिए क्या है, किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपना नाम लिखना जानते। जैसे मान लिया मेरा नाम मोहन है, तो मोहन मैं क्या करता हूँ, ऐसे बना दिया, और ये हमें पता है मोहन लिखा है, तो ये लिख नहीं रहा, बना रहा हूँ। मैंने सीखा है किसी से मोहन कैसे बनाए, है ना। एग्जाम में कई बार नहीं होता कि भाई दिखा दो, समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ बना लो जैसा लिखा है। देखा होगा ना, ये सब होता है। तो ये इंडिया की कंडीशन है। अगर आप नाम बना पाते हैं तो आप पढ़े लिखे। वेस्टर्न कंट्री में डिफरेंस, उसमें क्या है कि आप किसी भी मेडिसिन के पीछे कौन कौन सा सॉल्ट, मतलब सॉल्ट उसमें है, उस सॉल्ट का क्या इम्पैक्ट होता है नहीं समझ पाते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं। मेडिसिन में कौन सा सॉल्ट पड़ा हुआ है ना। और यही कंडीशन अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आधे डॉक्टर फेल, BSc बायो वाला भी नहीं पता उसे सॉल्ट होता है क्या।
है ना, क्लियर बात है। कौन सा सॉल्ट पड़ा उसे पता, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, यही सॉल्ट है ना, जनरली आप देखेंगे। तो वेस्टर्न कंट्री के पैरामीटर्स बहुत ज्यादा अलग हैं। पाकिस्तान और हम लोग भाई भाई टाइप हैं, तो सब कुछ ठीक है ना। दूसरा एक इंडेक्स आपको मिलेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स। इसका कॉन्सेप्ट दिया था भूटान ने। और पाकिस्तान यहाँ पर हमसे एज ले गया है, वो ज्यादा खुश रहता है। हाँ, भूटान का कॉन्सेप्ट बेसिकली भूटान का है ना। हैप्पीनेस में रैंकिंग मेरे पास होगी अपडेटेड, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान की रैंक है 108। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक 108। इंडिया की है 126, 126। चाइना 64, 126, 126। और पाकिस्तान, मोदी जी ने डांटा था कि क्या मजाक है, हमारी रैंकिंग हर जगह पुअर। सुना होगा ना शायद, अगर आप लोग लगातार न्यूज मतलब देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोला था कि ये साजिश है हमारी कंट्री को जो है डिफेम करने की। भाई रैंकिंग हर जगह पुअर क्या मतलब? पाकिस्तान वाले खुश, ऐसा क्या मिल गया उन्हें? वो हमसे ज्यादा खुश है। देखो हैप्पीनेस के यहाँ पैरामीटर बहुत अलग टाइप के है ना। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को अपनी सरकार में पूरा भरोसा है। जब भी उनको लगता है कि सरकार चीट कर रही है, सरकार का कोई मंत्री आएगा बोलेगा हम सब अपने अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, सब घर पे सब खुश। और बहुत ज्यादा डिजायर उनकी है नहीं, है ना, बस लाइफ चलनी चाहिए, बिरयानी मिलनी चाहिए, बात खत्म। हाँ यही बहुत ज्यादा, जो लोग रिच हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड है, वो पाकिस्तान रहते नहीं, लंदन में है सब, अमेरिका में चलेगा। उन्हें पता है यहाँ मत रहो, मूर्खों का देश है, निकलो, है ना। और हमारे यहाँ क्या, हमारे सपने क्या है कि कार BMW एक बार तो चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो कौन सी कार चाहिए, पहले थार, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये डिजायर, उनसे पूछो पाकिस्तान क्या चाहिए, शाम को बिरयानी, बाकी देखा जाएगा। तो कौन आसानी से कौन खुश हो सकता है? ठीक है, तो इसमें हाँ, देखिए आप नहीं खुश होंगे, है ना, क्योंकि अभी आपका सपना क्या, मान लिया आपका क्लर्क में सिलेक्शन हो जाए, तो शायद हैप्पीनेस नहीं मिलेगी ना। आप IPS बनने का सपना देख रहे हो, आप क्लर्क बन गए, क्या खुश हो पाएंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसने जॉब के लिए सोचा ही नहीं और वो क्लर्क बन गया, वो खुशी से पागल हो जाएगा, पूरे मोहल्ले में लोगों को रहना मुश्किल कर देगा। डिफरेंस क्या है, समझ गए ना, टारगेट दोनों का अलग अलग है ना। तो एक बार रैंकिंग इसकी देख लीजिएगा, ये बुक अब आप पूरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडेक्स अभी चाहे मत देखना, जब आपको PT देना हो तब देखिए, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो PT देंगे? दो तीन है ना इसमें, एक आप हैं, और कोई देगा PT 24 में? आप, जिनको PT देना है 24 में, अपने बेसिक सारे खत्म करो जुलाई जुलाई तक, वरना फिर कंपटीशन पीछे हो जाओ। PT वाला क्वेश्चन पेपर देखा है इस बार? समझ आ रहा? जिसने बनाया उसे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या बना दिया। इकोनॉमी के अलावा सब टाइट है, इकोनॉमी थोड़ी आसान है बेटा, ये इसलिए NCERT वाला है। जिसने NCERT नहीं पढ़ी ना, वो उसका खेल खराब, ठीक है ना। तो NCERT बहुत, ये लोग समझते नहीं। और आप हाँ एक काम करिएगा, जो लोग भी आज नहीं कल तो देना ही एग्जामिनेशन है, तो पहले सिलेबस को समझिए। कितने लोगों को सिलेबस पता है? लिख सकते हो, अभी एक पेज दूं सिलेबस लिखना। अब आप सोचिए आपको पता ही नहीं है, तो तैयार क्या करोगे? अगर मुझे पता है ना कि ये चीज है, यही तैयार करनी है, अब हम जानते नहीं क्या तैयार करना, कितना मतलब ऑड लग रहा होगा, आप देखिए ना सही। तो सबसे पहले आज से स्टार्ट करो, 10 से 15 दिन खर्च करो अपनी प्लानिंग को बनाने पे। प्लानिंग जितनी मजबूत होगी, है ना, लोग बोलते हैं ना शेर छलांग मारने से पहले पीछे जाता है, वो पीछे नहीं तैयारी कर रहा होता। कैलकुलेशन माइंड, इतनी स्पीड रहेगी, इतना डिस्टेंस है, हवा की स्पीड ये है, तो कैसे जंप मारे ताकि पहुंच जाए। तो आप भी शेर हो, है ना, तो थोड़ा जंप मार, मतलब जंप मारने से पहले क्या करो, थोड़ा सा प्लानिंग करिए। सिलेबस क्या है, और आपकी टेबल पे 24x7 क्या होना चाहिए। नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PT और मेंस दोनों के।
आपकी टेबल होना चाहिए। दूसरा, एटलस होनी चाहिए। अगर ये नहीं है इसका मतलब आप फिर तैयारी नहीं कर रहे। आप देखिए 4 क्वेश्चन डायरेक्ट है मैपिंग से। यूक्रेन का जो नेबरिंग कंट्री पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ये तो क्वेश्चन आउट था ना अगर देखा जाए, भाई ये तो पूछा जाएगा। तो मैपिंग स्टार्ट करिए। अगर आपको नहीं पता है कि मैपिंग कैसे करें, आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जिसको भी देना पीटी, आज नहीं कल तो देना ही है ना। तो पहले सिलेबस, है ना, नियर बाई 1 वीक लगेगा सिलेबस रटने में, रट जाओ। जिसको सिलेबस रट गया, मैं लिख के दे दूंगा कि वो 50% सेलेक्ट हो गया। कितने लोग हैं, आप जाइए मुखर्जी नगर, किसी को बोलना भाई सिलेबस लिख दीजिएगा, मिनट्स पहले चक्कर आ जाएगा। बोला भाई साहब मुझे दिख नहीं रहा, बीपी लो हो गया, तुरंत गिर जाएगा। हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस ही नहीं पता। आप सोचिए जिसको सिलेबस नहीं पता है तो क्या वो स्कोर कर पाएगा? क्या पढ़ रहे हो फिर, सिलेबस नहीं पता। उनसे पूछो पेपर 2 में क्या है, वो आईआर और पॉलिटी है। पेपर 1 में क्या, पेपर 3 का सिलेबस लिखा दीजिए, पता ही नहीं, है ना। ऐसे पढ़े जा रहे हैं सब, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, बस यही है। अरे देख तो लो महाराज इसमें क्या है। तो जो टॉपर्स होते हैं उनमें कुछ तो अलग होता है। अगर आप चाहते हो पहली बार आप डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल के सामने जाएं, तो तैयारी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस रटा होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि बताइए पेपर 1 का सिलेबस जो हिस्ट्री है और पीटी वाला क्या डिफरेंस है, पता होना चाहिए क्या अंतर है। और जब क्वेश्चन आएगा लगता अरे नहीं फिर काम हो गया, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है ना।